कि हमारा इसके 19 का लास्ट पेपर है एनेस्थीसिया 20 अगस्त मॉर्निंग, पेज नंबर 288। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज स्पीडल एडिमा, तो आपकी एम्लोडापिन होती है। ठीक है, एम्लोडापिन जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ये आपकी वेजोडाइलेशन करवाते हैं। ठीक है, ये एक तो ये आपकी ब्लड प्रेशर में देहरे होते हैं। ठीक है, और दूसरा अंजाइना वगैरह में, और इनका रोल होता है, इन्होंने वेजोडाइलेशन करानी होती है स्पेशली स्मॉल आर्टरीज में। ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो लीक कर जाता है सराउंडिंग टिश्यूज़ में, और इससे जो है ना डोज डिपेंडेंट स्पीडल एडिमा होता है। PR interval shows conduction from SNO to ventricle. Acute left ventricle failure, drug of choice will be IVF furosemide। ठीक है, इसमें जो है आपकी पल्मोनरी एडिमा होता है, कार्डियोमेगाली होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में फ्लूइड ओवरलोड होता है, उसको डिक्रीज़ करने के लिए आप, और पल्मोनरी कंजेशन को डिक्रीज़ करने के लिए और फ्लूइड ओवरलोड को डिक्रीज़ करने के लिए आप IV furosemide देते हैं। वुमन वॉज साइकिलिंग एंड रीच्ड अ हाइट वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज 700। रिगार्डिंग गैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो PO2 जो है 147, नाइट्रोजन 553, जबकि ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में 21% होती है और नाइट्रोजन 79% होती है। इनको मल्टीप्लाई करो 700 से तो ऑक्सीजन 147 आ जाएगी, नाइट्रोजन 553 आ जाएगी। अ पेशेंट विद एक्यूट डायरिया है सीरम क्लोरीन 112, सोडियम 131, पोटेशियम 2.5, एनाइन गैप 10। वट इज द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अच्छा उन्होंने बताया मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एनाइन गैप उन्होंने लेस देन 12 दिया है विच इज़ नॉर्मल, और जो क्लोरीन है वो आपका ज़्यादा है, नॉर्मल आपका 109 तक होता है, 96 to 109 ये ज़्यादा है। सोडियम आपका लोअर लिमिट पे है, पोटेशियम भी लोअर लिमिट पे है, तो ये आपका हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद अ नॉर्मल एनाइन गैप। Patient with acute hepatitis was admitted previously and was given one packed RBC due to low HP and was sent home 1 week later. Presented with 1 week later presented with jaundice, raised bilirubin 4 and other symptoms. What is the reason? तो आपका डिलेड इम्यूनिटिक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें जो है 1 वीक लेटर उसको जॉन्डिस और बिलिरुबिन उसका रेज हुआ, जॉन्डिस हेमोलिसिस हो रही है, मतलब तो आपका 1 वीक लेटर है तो डिलेड हिमोलिटिक रिएक्शन। मॉर्फिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आपका स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो मॉर्फिन है वो स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ट्रेमडोल वीक म्यू एगोनिस्ट है। पेशेंट प्रेजेंटेड इन सेमी कॉन्शियस कंडीशन विद सबक्लेवियन स्टिल सिंड्रोम, ब्लड सप्लाई टू विच आर्टरी इज कॉजिंग दिस कंडीशन, तो आपकी वर्टिब्रल आर्टरी है। ठीक है, सबक्लेवियन स्टील में नैरोइंग हो जाती है, सबक्लेवियन तो बैकफ्लो स्टार्ट हो जाता है वर्टिब्रल में। टू ट्रीट एसिटामाइनोफिन पॉइजनिंग विच एंटीडोट इज यूज्ड, तो आपका एसिटाइलसिस्टीन है। नेक्स्ट है 62 years old man with history of DVT presents with chest pain and is diagnosed with MI. The medical term is assessing risk factor for thrombosis. Which of the following is key factor that independently increase risk of thrombosis leading to MI? तो आपकी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन या इमोबिलाइजेशन होती है। ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। अच्छा, एक और भी इसका आंसर आता है, वो होता है इसका टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, उसमें इमोबिलिटी हो तो भी वो टर्बुलेंट फ्लो को चूज़ किया होता है। सर्जन सुचरिंग वूंड, द फर्स्ट स्टेप इन हीलिंग ऑफ दिस वूंड इज टू एक्टिवेशन और इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसमें एक्टिवेशन और कोगुलेशन वाली भी डबल में एक आंसर करेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे सुचर के बाद हीलिंग में फर्स्ट स्टेप होगा एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। आफ्टर डैमेज टू लेटरल thoracic wall, elevation of floor angle of scapula, patient hand cannot reach forward and forward as previously nerve damage, तो आपकी लॉन्ग thoracic नाम है ये। ठीक है, दोनों को पिक्चर भेजे। स्टेटस इंटीरियर जो आपका लोअर स्कैपुला पे लगते हैं, उसके इंफीरियर एंगल पे भी और आगे जाके ना रिब के साथ अटैच होता है। इससे जो है ना आपकी स्कैपुला की प्रोट्रैक्शन होती है आगे की तरफ, जो ना फॉरवर्ड और अराउंड द रिब मूवमेंट होती है उसकी स्कैपुला की, और उसकी अपवर्ड रोटेशन होती है स्कैपुला की, क्योंकि उसके जो इंफीरियर एंगल पे फाइबर्स लगे होते हैं ना वो उसको अपवर्ड रोटेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आप जो है ना ये इसलिए मूवमेंट होती है जब आप अपना आर्म रेज कर रहे होते हैं ना। ठीक है, वो अपवर्ड रोटेशन होती है और स्टेबलाइज कर रहा होता है स्कैपुला को, और आर्म एलिवेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्किंसन पेशेंट एस्पायर फ्लूइड ऑन लेइंग इट गोज इन, तो एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, एस्पिरेशन तभी होती है लाइंग पोजीशन में, तो उसमें राइट लोअर लोब का एपिकल सेगमेंट होता है, सिटिंग में जो है पोस्टीरियर बेसल होता है। नेक मीन्स नॉर्मल डोंट डिस्टेंड, दे डिस्टेंड व्हेन द राइट एट्रियल प्रेशर रेजेस 8+। ठीक है, आपका 6 to 8 नॉर्मल होता है, अगर 8 से ज़्यादा है तो फिर आपके जो है नेक में डिस्टेंशन हो जाती है। थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस, फ्लूइड ऑफ चॉइसिस पे आपका रिंगर लैक्टेट होता है। ठीक है, अगर आपका जो है पैराडॉक्सिकल एसिड्यूर है उसमें आप नॉर्मल स्लाइन देते हैं, और अगर थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस है उसमें आप रिंगर देते हैं। ये फ्लूइड्स वाले जो ना पॉइंट एक साथ कंपाइल भी किए हुए थे आई थिंक फेसबुक पर में और डॉक्टर आतिफ के पेज पे। अच्छा, बॉयल्स लॉ इज प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
ये जो मैं आपको जो कंटेनर्स की पिक्चर भेजी ना, उसमें अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, और अगर उसका वॉल्यूम आप कम कर दोगे ना कंटेनर में तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लो उसमें। और इसमें लॉस थोड़े ज़्यादा है, एनेस्थीसिया वालों की जो स्पेशलिटी की बुक है ना उसमें लिखे हुए हैं आई थिंक। जो आप थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस में देते हो ना उसमें आप लिंगर लैक्टेट देते हो। और पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया में जो है वो नॉर्मल स्लाइन। रफ़ी में भी है, ठीक है, रफ़ी से कर लो, मुझे याद नहीं है वैसे। अच्छा, COPD नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, pH CO2 80 है। ठीक है, ये आपका एसिडोसिस वाला है, CO2 80, तो pH आपकी एसिडोसिस वाली होगी विच 7.2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन इन केस ऑफ स्वेयर हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो ये आप कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट डीप ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उसमें आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो। इसने डायरेक्टली पोटेशियम का लेवल नहीं डिक्रीज़ करना होता है, इसलिए स्टेबलाइज करना होता है कार्डियक मेम्ब्रेन को ताकि एरिथमियाज ना चले। ठीक है, ताकि एरिथमियाज से प्रिवेंट कर सके ना। और दूसरा ये होता है इसने रेस कर देना होता है थ्रेशोल्ड को, पोटेंशियल को। ठीक है, ताकि एक्साइटेबिलिटी ना हो कार्डियक सेल्स की और अरिथमियाज जो है वो ना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, जो द फॉलोइंग आर्टरी इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन सप्लाइंग द थैलेमस, सब एपिथैलेमस, सब थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, तो आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है। ठीक है, ये सबको जो ना अपनी कोलेटरल से सबको ही कंट्रीब्यूट करी होती है आर्टेरियल सप्लाई। लेकिन अगर सिर्फ थैलेमस का पूछें तो फिर आप कौन सी लगाएंगे? सिर्फ थैलेमस की आर्टेरियल सप्लाई PCA लगाओगे ना, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये पास पे पढ़ना आपका। अगर वो सिर्फ थैलेमस की पूछते तो आप फिर PCA लगाते हो, और अगर वो सारी ये थैलेमस एपिथैलेमस अब थैलेमस की पूछें तो फिर आप पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी लगाते हो, क्योंकि इसके कोलेटरल्स जो है ना सबको ही सप्लाई कर रहे होते हैं। और थैलेमस किस तरह याद की होती है? थैलेमस थल्ले, तो पोस्टीरियर होती है वो तो नीचे होती है, या जैसे कि थल्ले होती है, तो थैलेमस थल्ले। तो अगर सिर्फ थैलेमस की है तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और अगर जो ये थैलेमस एपिथैलेमस अब थैलेमस हाइपोथैलेमस तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पेशेंट with diabetes mellitus present with complaint of worst headache of their life, which of the following treatment should be given, तो आपकी निमोडेपिन होती है। ठीक है, ये वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ सफर एक्नोइड में होता है, या थंडर क्लैप भी उसमें दिया होता है, तो इसमें आप निमोडेपिन देते हो। जब भी आपकी ये हेमरेज होता है ना, ब्लीड होती है, तो उसकी वजह से आपकी वेजोस्पेजम हो जाती है। ठीक है, सेरिब्रल वेजोस्पेजम हो जाती है। इरिटेट कर होता है जो आपका ब्लड लीकेज हुई होती है, वो उसकी वजह से सेरेब्रल वेजोस्पेजम हो जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है उसमें वेजोडाइलेशन करवा देते हैं, और इससे जो है ना आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर देता है, तो ये देते हैं। फिर हम इंटरप्शन ऑफ सर्वाइकल सिम्पैथेटिक चेन रिजल्ट इन हॉर्नर सिंड्रोम इफ सिम्पैथेटिक नर्व टू द आई आर इफेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फाइंडिंग ड्रोपिंग ऑफ आईलिड ऑन अफेक्टेड साइड। ठीक है, इप्सिलेटरल जो हम प्रोसेस करते हैं, और ड्रोपिंग ऑफ आईलिड ऑन अफेक्टेड साइड। और उन्होंने वैसे पूछा भी सिर्फ आई का हुआ। द फार्मर वाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड टू द फील्ड्स डेवलप द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी, बट इज द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, तो आपका एट्रोपिन होता है। ठीक है, एट्रोपिन अच्छा इसका जो है ना ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में आपके ना एसिटाइलकोलिन के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इंक्रीज एसिटाइलकोलिन के। ये जो होता है आपका डायरिया, यूरिनेशन, म्यूसिस, ये एक्सेसिव ब्रोंकियल सिक्रीशंस, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, ये आपके एसिटाइलकोलिन के होते हैं। उसका एंटागोनिस्ट आपका होता है ये एट्रोपिन। ठीक है, उसको एंटागोनाइज कर रहा होता है उसके एक्शंस को। अगर वो पूछे ना कि एंटीडोट कौन सा है ऑर्गेनोफॉस्फेट का, तो प्रेलिडॉक्सिम है, लेकिन अगर पूछे सिम्टम रिवर्सल तो आप एट्रोपिन चूज करेंगे। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन अब्जॉर्ब इनटू विच वेन, तो आपकी सबलिंगुअल होती है। पोटेंसी ऑफ वोलेटाइल एनेस्थेटिक डिपेंड्स ऑन, तो आपकी लिपिड सोलिबिलिटी होती है। ये वैसे तो आपकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, लेकिन जो लिपिड सोल्युबल होते हैं ना उनकी ग्रेटर एबिलिटी होती है टू पेनिट्रेट CNS ना एंड प्रोड्यूस एनेस्थीसिया। तो ठीक है, अब एक तो ये होता है कि मोर लिपिड सोल्युबल हैव मोर पेनिट्रेशन इन CNS एंड प्रोड्यूस एनेस्थीसिया। लिपिड सोल्युबल इज ऑफन क्वान्टिफाइड बाय ऑयल गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, वेयर हाई कोएफिशिएंट कॉरेस्पॉन्ड टू हायर पोटेंसी। खैर ये एनेस्थीसिया के टर्म्स हैं। ज़्यादा लिपिड सोल्युबल होगा तो उसकी ज़्यादा सीनियस पेनिट्रेशन होगी, लेकिन ये इसका जो है ना आपका मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा होता है, और आपका जो है ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन CNS, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैंने वो वैसे लिखे हुए। ठीक है, पर आप बस ये याद रखो लिपिड सोल्युबल होगा तो वो जो ना आपका
ज़्यादा पोटेंट होगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टुवर्ड्स द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो आपका एमडेट निमोनिक मार्जिनेशन रोलिंग एडिशन ट्रांस माइग्रेशन। 6 मंथ भी डायग्नोज विद वूपिंग कफ परटूसिस ड्रग गिवन फॉर दिस तो आपका एरिथ्रोमाइसिन होता है। 290 पेज नंबर है। ठीक है, परटूसिस में आप मैक्रोलाइट्स देते हो या एजिथ्रोक्लेथ्रो एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो आप इसमें एरिथ्रोमाइसिन देंगे परटूसिस में। एनेस्थेटिक दैट कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया तो आपका हेलोथेन होता है। ठीक है, हमने पहले भी किया था। रेनोडिन जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो इंक्रीज आई थिंक कैल्शियम रिलीज करवा रहे होते हैं जिससे आपके कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होती है और आपका इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इंक्रीज टेम्परेचर हो जाता है। तो आपको मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हेलोथेन कराता है। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस पेशेंट अंडरगो शॉक 85-50 उसका बीपी है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म तो ये आपने निकाला है फॉर्मूले से सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक और फिर 1/3 ऑफ पीपी। ठीक है, डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर तो आपका 55 आया है, तो लेस देन 60 है तो सीनस इस्केमिक। विच मसल रिलैक्सेशन शुड जनरली बी अवॉइडेड इन बर्न पेशेंट तो आपका सक्सिनाइल कोलिन होता है। ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन जो होता है आपका ये हाइपरक्लीमिया करवा देते हैं। ठीक है, ये जो है ना आपका इस कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा जंक्शनल एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, वो इतना याद करने ज़रूरी नहीं है। जो ये उनके साथ बाइंड कर देता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ और सोडियम का इन्फ्लक्स करता है और पोटेशियम का ईफ्लक्स करता है। ठीक है, और जो बर्न पेशेंट होते हैं उनमें रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है तो आपका एक्सेसिव रिलीज ऑफ पोटेशियम हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में और हाइपरक्लीमिया हो जाता है जिससे आपके कार्डियक एरिथमियाज, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इसलिए सक्सिनाइल कोलिन जो हाइपरक्लीमिया करवाता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद आई स्वेलिंग एंड एक्ने और नोज। ठीक है, वही जैसे टिप ऑफ नोज पे अगर आपको फ्रंकोलोसिस है या एक्ने है तो और उसके बाद स्वेट हेडेक हो गई है मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू आपको कोरोनल साइनस में जो है थ्रोम्बोसिस हो गई है। ठीक है, या इन्फेक्शन आपका स्प्रेड हो गया है वहाँ पे या थ्रोम्बोसिस तो कोरोनल साइनस होगा। A patient presented with wide gait is trichokinase ataxia on both closing and opening, which patients sway with open eyes and eyes closed lesion is तो ये आपकी सेरिबेलम में होती है। पेशेंट की एम इन ईआर बीपी 90-40 हार्ट रेट 40 वट विल गिव। ठीक है, एट्रोपिन बीपी भी उसका इतना लो नहीं है हार्ट रेट लेकिन उसका ब्रेडी में है वो तो आप एट्रोपिन देंगे हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरिथमिक मेडिकेशन इज नोन टू कॉज हाइपोथायरॉइडिज्म तो आपका अमाइड्रोन होता है। ठीक है, 31 में ए बी में क्या डिफरेंस। सेरिब्रल पेडंकल कौन सा है? सेरिब्रल पेडंकल्स के जो काम होते हैं ना वो निस्टैग्मस और उनके स्पेसिफिक काम होते हैं तीनों के। आई थिंक जैसे इन्फीरियर का उसमें निस्टैग्मस होता है, अब पता नहीं कौन सा वाला निस्टैग्मस है वो मुझे भूल गया। तो ये पूरे सेरिबेलम का है ना। सेरिब्रल पेडंकल के तो ये काम नहीं होते जो इधर सारे दिए हैं। अच्छा, जो आपका ये अमाइड्रोन होता है ना, ठीक है, इसके अंदर एक तो इंक्रीज आयोडीन होती है। इतनी ज़्यादा इंक्रीज आयोडीन होती है तो आपका जो है ना नॉर्मल थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही होती है और डिक्रीज़ कर रही होती है आपके मतलब इंक्रीज आयोडीन कंटेंट जो होती है उसका इफेक्ट होता है वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे इंक्रीज आयोडीन होती है ना वो टेम्परेली इनहिबिट कर देती है आपकी थायराइड हार्मोन्स को। ठीक है, जिसकी वजह से आपका डिक्रीज लेवल ऑफ T4 हो जाता है। और दूसरा ये क्या कर रही होती है, ये अमाइड्रोन जो है ना कन्वर्जन को भी इम्पेयर कर देती है T4 को T3 में कन्वर्जन जो है ऑफ T4 to T3 इन पेरिफेरल टिश्यूज़। ठीक है, और ये इस तरह से आपका एक्टिव थायराइड को लेवल भी डिक्रीज़ कर देती है और ऑटोइम्यून को भी आपका जो है ना थायरोडाइटिस वगैरह में एक्टिवेट कर देती है, ट्रिगर कर देती है ऑटोइम्यून थायरोडाइटिस को, जिसकी वजह से आपकी थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो सकती है और आपका थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर जाता है। अच्छा, कौन सी ADT थी जो तो हाइपोथायरिज्म करवा रही थी? ये तो एंटी एरिथमिक है ना और इसके अंदर आयोडीन होता है। वेन कंपनिंग लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लाडा तो ये आपकी ग्रेट कार्डियक वेन है। मसल ऑफ बैक आर स्प्लाइड बाय तो आपकी डोर्सल रेमाई और स्पाइनल नर्व्स है। ठीक है, हम लोगों ने स्पाइनल नर्व्स में पढ़ा था जो आपका पोस्टीरियर होना होता है वो आपका सेंसरी फाइबर्स निकलते हैं उसमें सेंसरी होता है और जो आपका एंटीरियर होता है उसमें मोटर होते हैं। ठीक है, पीछे से फाइबर्स आते हैं सेंसरी के और एंटीरियर से आते हैं मोटर के, दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और जो मिक्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं इसलिए क्वेश्चन आता है कि आपकी सारी स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो मिक्स होती हैं। अब वो मिक्स में से जो कुछ है हाफ आपके जो ना मिक्स जो है डोर्सल साइड पे चले जाते हैं, मतलब आपकी बैक को सप्लाई करते हैं
और कुछ आपकी मिक्स स्पाइनल नर्व्स जो है ना आपकी वेंट्रल रेमाइम से जाती हैं और वो आपके ट्रंक को सप्लाई करती हैं। तो ये बैक के इधर पूछा है तो डोर्सल आप बैक को ही कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह याद रखो, अगर डोर्सल रेमाइम कह रहा है तो स्पाइनल नर्व्स, वेंट्रल एंटीरियर कह रहा है तो ट्रंक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन तो आपका साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, B1 क्रेट रेशियो ग्रेटर देन 20 तो आपका प्रीरेनियल है। नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। A 13-year-old child present to the hospital emergency department with acute severe asthma having severe bronchoconstriction. The most appropriate immediate treatment is, तो आपका ये होता है इनहेल्ड एल्बुटरॉल, ठीक है। आपका साबुत और रेस्क्यू इनहेलर भी यही होते हैं, ठीक है। ये आपका बीटा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। तो आपके स्मॉल मसल्स को रिलैक्स करवा रहा होता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवाते हैं और जो आपकी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है उसको प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इनको वैसे रेस्क्यू इनहेलर भी कहते हैं। आप जो है ठीक है ये यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अलॉन्ग विद थर्मो रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड फॉर सेंसेशन ऑफ फ्रीजिंग कोल्ड, ठीक है। जो आपका डेंजरसली हॉट और कोल्ड टेम्परेचर उसको पेन रिसेप्टर्स लेके जाते हैं। विच इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो मोस्ट, आपका हेलोथिन होता है। हेलोथिन भी जो है ना आपका क्या करवाता है, आपकी वेजोडाइलेशन करवाता है, जिसकी वजह से मतलब डिक्रीज वेजोकंस्ट्रिक्शन रेजिस्टेंस करवाता है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है और आपका सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। जब आपका सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है आपका आईसीपी भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर रेज ऑलरेडी आईसीपी हो तो आप हेलोथिन नहीं देते। अब इसमें है कि इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो तो आपका हेलोथिन करवाता है, ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है और वेजोडाइलेशन करता है, परफ्यूजन बेटर करता है। सेफेलोस्पोरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आपका इनहिबिट ट्रांसपेप्टिडेज है, ठीक है। मैंने आपको पिक्चर भेजी है, बस याद रख लो कि ये सेल वॉल एक सिंथेसिस स्टॉप करती है, दूसरा ये एक्ट करती है थ्रू इनहिबिट ट्रांसपेप्टिडेज। Patient has given injection penicillin after which he has given SOB, bronchoconstriction and hypotension, but should be immediate drug to be given। तो आपकी एड्रेनलिन होती है, ठीक है। कार्डियोजेनिक में डोपामिन, डोबुटामिन, एनाफिलेक्टिक में जो है स्पेशली पेनिसिलिन इंड्यूस में आप देते हो एपिनेफ्रिन। सेप्टिक में नोरएड्रेनलिन, कार्डियक में एड्रेनलिन, ब्रेडी में एट्रोपिन। अच्छा, गैमा रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन यूज टू स्टेरिलाइज विच इंस्ट्रूमेंट आपकी सिरिंजेस है, नीडल, ठीक है। ये मैंने आपको पिक्चर भेजी है जिसमें फेस मास्क जो है लूप वॉर्म से और फेस मास्क स्टेरिलाइजेशन आपकी तो थैलिन ऑक्साइड, फ्लोर 1% हाइपोक्लोराइड और इंस्ट्रूमेंट 2% ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है। ये वो मैंने आपको एक साथ पिक्चर भेजी है, सारे आप कैंप्स में देते हैं। लेटिसमस रोड्स है इज नर्व स्प्लाइस तो आपकी ट्रैकोडोर्सल होती है। ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा इज वेंकोमाइसिन, ठीक है। ये मर्सा का सीक्वेंस लिखो, प्रेफरेंस वाला बच्चों। ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा वैनको तो दिया हुआ है, बाकी दो कौन से हैं। अच्छा, स्टैब वुंड एट लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटर टू स्टर्नम स्ट्रक्चर डैमेज विल भी तो आपका पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। निजल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन तो ये ग्रेनुलर ER है। निजल बॉडीज आपकी फिर एब्सेंट किस में होती हैं? आप लोगों को सीक्वेंस नहीं पता? इसका ना आप लोगों को सीक्वेंस नहीं पता। ये आपका मर्सा का सीक्वेंस है। ये खैर स्पेलिंग तो मेरे ऐसी है। वेंकोमाइसिन इज ग्रेटर देन, कोट्रीमाजोल इज ग्रेटर देन फ्यूसिडिक एसिड। मैंने मर्सा का सीक्वेंस पूछा था, ये आपका मर्सा का सीक्वेंस है ना। हाँ, एब्सेंट तो एजोन हिलक में होते हैं और ये वाला आपने याद रखना है। तो लिखा क्यों नहीं? पहला क्वेश्चन तो मेरा वही था बच्चों। इसका कोई सीक्वेंस है, नेजल बॉडीज का सीक्वेंस नहीं, उसका था। Patient has lateral chest wall blow injury beneath right arm, after which vertebral column of scapula become prominent and move posteriorly, which nerve is close relation is damaged। तो आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपका लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है स्ट्रेटस इंटीरियर की होती है। स्ट्रेटस इंटीरियर का भी हमने पढ़ा है कि आपका स्ट्रेटस इंटीरियर जो है स्कैपुला को इंसर्ट करवा रहा होता है आपकी रिब्स पे ना, मतलब वहाँ पे उसकी इंसर्शन होती है। तो इस तरह से वो ना क्लोजली प्रेस करके रखता है स्कैपुला को आपकी चेस्ट के साथ। अगर आपका नर्व डैमेज है और आपका मसल का फंक्शन लॉस्ट हो गया तो वो प्रोमिनेंट हो जाता है बैक की तरफ ना, पोस्टीरियरली प्रोमिनेंट हो जाता है स्कैपुला, जिसको कहते हैं रिंगिंग ऑफ स्कैपुला। चाइल्ड प्रेजेंट विद, ऊपर लिखा है मैंने को वाला, child presented with proteinuria and edema which is responsive to steroid cause of edema is low plasma oncotic pressure, ठीक है। ये आपका मिनिमल चेंज डिजीज का सिनेरियो है। इसमें जो है
एडिमा होता है क्योंकि उसके यूरिन में सारी प्रोटीन जा रही है, तो उसकी बॉडी में कम प्रोटीन है, जिसकी वजह से उसका बॉडी प्रेशर लो है। 4 months old child present with 70% ऑफ बॉडी वेट, फैटी लिवर, एब्डोमिनल एडिमा, डिपिगमेंटेशन डिजीजेस क्वाशियोरकर। ठीक है, ये मैंने आपको उसने बताया था कि या हेपेटोस्प्लिनम गैलिटी या फैटी लिवर या एब्डोमिनल एडिमा या सारे क्वाशियोरकर में होते हैं। ठीक है, या एपैथिक भी यही होते हैं। A young male had RT which resulted in femur fracture. He died 5 days later. Autopsy showed cerebral petechiae. Diagnosis इस पे आपका फैट एम्बोलिज्म होता है। ठीक है, एक तो फ्रैक्चर के बाद और दूसरा वो cerebral petechiae। Posteriorly inferior limit of lung which we call posterior inferior lobe तो आपका T10 है। ठीक है, एक स्कैपुला का लेवल पूछते हैं T7 और एक जो है आपका लंग का inferior limit पूछते हैं वो T10 है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज ट्रिगेला हैव एंडोटॉक्सिन इन देयर, तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल है। सिर्फ सेल वॉल याद भी रखना नहीं चाहिए, सी में सेल वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, एंडोटॉक्सिन की सेल वॉल के अंदर होता है उसका जो टॉक्सिन होता है, और जो एक्सोटॉक्सिन है ना वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। जब बैक्टीरिया की डेथ होती है तो फिर वो रिलीज होता है साइटोप्लाज्म से, और जो एंडोटॉक्सिन होता है वो आपके आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल में होता है। A group of mice was taken and injection of plastic hydrocarbon was given. This will work as initiator in the process. The initiator work as memory produce. ठीक है, इनिशिएटर ने सबसे पहले परमानेंट डीएनए डैमेज करना है, उसके मेमोरी प्रोड्यूस करनी, प्रोमोटर्स आना है, उन्होंने उसकी क्लोनल प्रोलिफरेशन करवा देनी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिल्कुल ट्रू, कुछ एमसीक्यूज नहीं वो छोटे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड ओवेरियन फोसा, तो आपका यूरेटर होता है। ठीक है, एएस ग्रेटर देन बीटा, नीचे उन्होंने दिए हुए सारे स्ट्रक्चर्स। Contraction of valve will be seen on JBP form as C से contraction, C से C wave. A 5-year-old child caught sore throat with a grey white membrane covering the throat. Few days back, a child in neighborhood died of same complaint. Diphtheria and antitoxin given to her as a ट्रीटमेंट ऑप्शन। व्हाट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टॉक्सिन, तो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, हमने पहले पढ़ा डिप्थेरिया टॉक्सिन जो आपके EF2 फैक्टर को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसलेशन नहीं होती, राइबोसोमल एक्टिविटी को डिक्रीज करती है, ट्रांसलेशन नहीं होती और आपका जो है प्रोटीन इनहिबिट नहीं होती। गैस पेन के टाइटस अलग मैं अब सिनेरियो नहीं करना चाहती। 2 liters of 2 different gases of different molecular weight contains equal number of molecules। ठीक है, 2 लीटर्स है, चाहे उनका molecular weight डिफरेंट है, पर 2 लीटर्स हैं दोनों के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम वो इक्वल। ठीक है, और आगे अब स्टूपिड क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन एनेस्थेसिया यूज टू मेजर वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये व्हीटस्टोन वाले जो मैंने पिक्चर आपको वो भेजी है, पता नहीं इनकी क्या फिजिक्स चल पड़ी है। अच्छा, अब आपका जो इन्होंने लिखा व्हीटस्टोन का क्या होता है, आर जो लिखा हुआ है R1 में आपकी नॉन रेजिस्टेंस होती है, R2 में नॉन रेजिस्टेंस होती है उसमें भी, और R3 में अननोन रेजिस्टेंस होती है, R4 में एन अदर अननोन रेजिस्टेंस होती है, V से वोल्टेज, G से गैल्वेनोमीटर और अदर मेजरिंग डिवाइस। खैर, जो व्हीटस्टोन होता है वो आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। बाकी बच्चों आप लोगों ने परेशानी हो ना, एनेस्थीसिया वालों की बुक में ना ये दिए हुए हैं, उनकी जो स्पेशलिटी की बुक होती है तो पढ़ते हैं ये, इसलिए उनको आता है ये। ठीक है, और हम आप लोगों को जो आना चाहिए ना एनेस्थीसिया वाले में से, वो उनकी ड्रग्स आनी चाहिए आपको। ये लॉज वगैरह आप फिर भी स्किप कर सकते हो, लेकिन जो इनकी ड्रग्स होती है ना सारी, वो मेडिसिन में भी आई हुई थी, उस उधर भी आती है। फिर जो तो फॉलोइंग इनहेलेशन एनेस्थेटिक इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर मोर देन अदर्स, तो आपकी हेलोथिन होती है, ये भी मिलता है, वेजोडाइलेशन होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर जाता है ICP का, तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर मज़ीद रेज हो जाएगा, इसलिए आपने अवॉइड करनी है। अच्छा, इधर नई एक चीज़ दी हुई है, ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन इन CNS, तो सीवोफ्लोरेन ग्रेटर देन आइसोफ्लोरेन ग्रेटर देन डिसफ्लोरेन ग्रेटर देन हेलोथिन। ठीक है, ये एक नया सीक्वेंस है जो मैंने पढ़ा है इसके अंदर, बाकी वाला तो डब्ल्यू में दिया हुआ है, एसकेज में दिया हुआ है। अच्छा, सेंसिटिव प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर ट्रैवल थ्रू, तो वाइट रेमस है। ठीक है, लेटरल होर्न से आपकी सिंपैथेटिक चेन निकलती है, ठीक है, फाइबर्स निकलते हैं, वो आपके फिर वाइट रेमस से एज प्री गैंग्लियोनिक जाते हैं वाइट रेमस से, और वहाँ पे गैंग्लियन में रिले करते हैं, जो पेरीवर्टिबल गैंग्लियन है आपके, ठीक है, वहाँ पे रिले करते हैं, और एज पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है ना आपके ग्रे रेमस से निकल के और एज स्पाइनल नर्व चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको वाइट रेमस में होते हैं प्री गैंग्लियोनिक और ग्रे में होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। मसल मैस इंक्रीज बाय डूइंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड, तो आपकी हाइपरट्रॉफी होती है, मसल जो है आपके हाइपरप्लेजिया उनमें वो मतलब डिवाइड नहीं करते, तो उनमें सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है एक्सरसाइज से। सेक्सुअली एक्टिव यंग फीमेल हैविंग UTI, गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस यूरिन RE शोज पस सेल्स ऑर्गेनिज्म इज ग्राम पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव, कोगुलेज नेगेटिव, तो आपका स्टेप सेप्रोफिटिकस है। ठीक है, स्टेफ सेप्रोफिटिकस। और ठीक है, विच एंटीबायोटिक, और आपको पता होना चाहिए दूसरा दो होते हैं ना जो कोगुलेज नेगेटिव होते हैं, जो तीनों पॉजिटिव है, कोगुलेज भी पॉजिटिव है, वो स्टेफ ओरियस हो गया,
फिर जो ग्राम पॉजिटिव कैटलॉस पॉजिटिव लेकिन कोगुलेंस नेगेटिव वो सेप्रोफिटिकस और एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्माइडस। लेकिन जो आपका यूटीआई में होता है वो सेप्रोफिटिकस इन्वॉल्व होता है, वो आपका वो नहीं होता है, वो एपिडर्मिस जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या सीरीपी लाइन्स होती हैं, ठीक है, कैथेटर्स होते हैं। विच एंटी डायबिटिक मेडिकेशन शुड बी स्टॉप बिफोर सर्जरी ड्यू टू रिस्क ऑफ कॉजिंग लैक्टिक एसिडोसिस पे आपको मेटफॉर्मिन होती है। जो द फॉलोइंग ड्रग हैज़ बोथ पॉजिटिव एनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आपकी है डी एपिनेफ्रिन, इसको करेक्ट कर लें, ये राटा में डी किया हुआ है और ये पहले भी रिपीट होता था, ठीक है, तो इसमें ये कन्फ्यूजन होती थी। जो आपकी एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन है दोनों ही एनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक होती हैं, लेकिन जो आपकी नोर एपिनेफ्रिन है वो लेस आइनोट्रोपिक होती है, ठीक है। तो जो आपकी है ना एपिनेफ्रिन वो होती है आइनोट्रोपिक भी और क्रोनोट्रोपिक भी। आइनोट्रोपिक का ये होता है कि उसने जो है ना इंक्रीज़ कर देनी होती है कार्डियक स्ट्रेंथ या कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। और जो आपका क्रोनोट्रोपिक होता है उसने इंक्रीज़ हार्ट रेट होता है ना, उसमें इंक्रीज़ हार्ट रेट होता है, ठीक है। तो आपका एपिनेफ्रिन करता है ज़्यादा बनिस्बत नोर एपिनेफ्रिन, तो इसमें आप एपिनेफ्रिन चूज़ करेंगे। आइनोट्रोपिक जो नोर एपिनेफ्रिन का वो लेस प्रोनाउंस्ड देन एपिनेफ्रिन। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसिनोबैक्टर बोमोनाई, ठीक है, ये आपका नोजोकोमियल इन्फेक्शंस में होता है, नमूनियाज में, तो इसमें आप जो है ना इमीपेनम देते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड में यूजली होता है, ग्राम नेगेटिव होता है आपका एसिनोटोबैक्टर। द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन तो एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो आपकी ये प्लाज्मा हाफ लाइफ भी काफ़ी फैक्टर्स पे ही डिपेंड कर रही होती है, लेकिन इसका जो क्लियरेंस होती है ना इसकी, या एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी होती है, इस पर डिपेंड कर रही होती है। क्लियरेंस इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच ड्रग इज़ कम्प्लीटली रिमूव पर यूनिट टाइम। इसके खैर फार्मूला भी है, वो ज़रूरत नहीं है। हायर अगर क्लियरेंस होगी ना उसकी, तो उसकी द ड्रग इज़ एलिमिनेटेड मोर क्विकली, ठीक है, तो उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ डिक्रीज होगी। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ ड्रग इज़ प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी, influenced by clearance, volume of distribution, route of administration, metabolism, potential drug interaction, ये सारे फैक्टर्स होते हैं इसके, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे आपने जो चूज़ करना है वो है एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी, ये नीचे डी भी ठीक है आपका, खैर। तो आपकी प्लाज्मा हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। सक्सामेथोनिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बर्ड्स पेशेंट बिकॉज रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया, सेम अभी बताया। A 5-year-old girl is listless and has purple colored contusions तो on her lower extremities, तो आपका अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़। नॉर ए और बी, नाइदर ए बी एंटीजन प्रेजेंट है, आपका ओ नेगेटिव होता है जिसमें ना ए बी एंटीजन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इंडिकेट्स दैट अ 50-year-old woman with hypertension has left homonymous hemoglobin but is not aware of her deficit anosognosia, ठीक है। अवेयरनेस जो आपकी स्पेशल अवेयरनेस का कह रहा है। व्हेन आस्क्ड टू कॉपी अ ड्राइंग ऑफ अ क्लॉक फेस शी नेग्लेक्ट टू ड्रॉ न्यूमेरिकल न्यूमरल्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ क्लॉक, ठीक है, नेग्लेक्ट टू ड्रॉ न्यूमरल्स ऑन लेफ्ट साइड, क्योंकि उसने सिर्फ एक साइड के ड्रॉ किए, जैसे हम लोग जो गाइटर में एक फ्लावर नहीं उन्होंने हमेशा ड्रॉ किया होता हाफ। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस एग्जामिनेशन लीजन वुड मोस्ट लाइकली भी तो आपका राइट पैटर्न होगा, ठीक है। उसने लेफ्ट साइड के मिस किए तो उसका इन्वॉल्व होगा राइट पैटर्न होगा। अब इन्होंने स्पेशल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन जो है वो हेमी निगलेक्ट वाला इस तरह से दिया हुआ इतने लंबे स्टेज थे कि आपका हेमी निगलेक्ट ही है और स्पेशल अवेयरनेस आपकी पैटर्न लोब में होती है, तो अपोजिट साइड का पैटर्न लोब होगा। A patient had RTA, he does not know recent events but he remembered his school events but where is the lesion, तो आपका हिपोकैम्पस होता है, ठीक है। मतलब उसको अभी की बातें नहीं याद, उसको स्कूल के कैंपस की बातें याद है, तो हिपोकैम्पस होगा। मोस्ट रैपिडली एक्टिंग थ्रोम्बोलिटिक, तो आपका प्लाज्मिनोजन होता है, और ये भी क्वेश्चन नीचे आता है नेचुरल एंटी थ्रोम्बिन आपका हेपरिन है और थ्रोम्बोलिटिक जो है आपका प्लाज्मिनोजन है। पेशेंट हु इज स्मोकर एंड नॉन केस ऑफ डायबिटीज एंड एक्जिमा प्रेजेंट विद BP 150/110 व्हाट शुड बी गिवन, तो आप कैप्टोप्रिन देंगे पेशेंट को, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, आप उसको कैप्टोप्रिन दे दें। और वही बात अगर पेशेंट जो है ऑलरेडी डायबिटिक है, न्यूली डायग्नोस्ड हाइपरटेंसिव है तो कैप्टोप्रिन, और अगर हाइपरटेंसिव न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज़ है तो उसको फिर टेलबुटामाइड, और अगर हाइपोथायराइडिज्म है और ये स्मोकर वगैरह भी है तो कैप्टोप्रिन। लिगामेंट पियर्स एट लास्ट ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो आपका लिगामेंटम फ्लेगम होता है, जिसके बाद आपकी एपिडिडल्स केस रहती है। पेशेंट विद एनेस्थीसिया लिग्नोपेन मिक्स विद एड्रेनलिन इज गिवन, ही हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ एलर्जी और अदर डिजीज, डेवलप लाइट हेडनेस, पेरियोरल एनेस्थीसिया, स्लरिंग ऑफ स्पीच, व्हाट हैपेंड टू दिस पेशेंट, तो आपका लोकल रिएक्शन ऑफ ड्रग है, ठीक है। उसको सिर्फ जो है लाइट हेडनेस है और पेरियोरल एनेस्थीसिया, सो दिस इज लोकल रिएक्शन ऑफ ड्रग।
A patient with abdominal pain has been taking 10 tablets of paracetamol 500 mg each, along with aspirin, NSAIDs. Considering the potential effect of these medication, routine investigation शुड बी ऑफर्ड फर्स्ट। तो आपके LFTs होते हैं, ठीक है। अगर आप उसके LFTs हैं तो उसके मजीद रेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपके पैरासीटामोल भी हेपेटोटॉक्सिक है, मतलब ये तीनों आपके जो है हेपेटोटॉक्सिक है, और ये वैसे नेफ्रोटॉक्सिक भी है, लेकिन आपकी है ना हेपेटोटॉक्सिक ज़्यादा है, ठीक है। NSAID आपकी एक्यूट किडनी इंजरी करवा सकती हैं, लेकिन वो भी हेपेटोटॉक्सिक है, तो आप इसमें से जो है आप LFTs चूज़ करोगे। जो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्लाइड बाय रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, तो आपके जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फ्लेयरिंग्स हैं वो सारे आपके रिकरेंट लेरिंजियल नर्व से सप्लाई होते हैं। A 63-year-old man came to emergency with complaint of back pain, weakness and shoulders swelling. On examination, he has aneurysm of the abdominal aorta at aortic hiatus of diaphragm. जो the following would most likely be compressed, तो आपका एजाइगस एंड thoracic duct, ठीक है। ये आपका वो आर्टा का निमोनिक एओर्टा दिया हुआ है, एजाइगस एंड thoracic duct। HLA कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6, ठीक है। ये हमने उस दिन क्या था, जो आपका MHC होता है ना, उसके अंदर आपकी HLA जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती है ना, HLA जीन्स, और वो क्रोमोसोम होता है आपका 6। मोस्ट अबंडेंट कोरियोनिक विल है प्रेजेंट, आपकी कोरियोनिक प्लेट है। पर्सन विद डायबिटीज नाउ कांट स्पीक एंड वॉक, ट्राइज टू रीच फोन बट कैन नॉट ऑल्सो हैविंग सैचुरेटेड प्लांटर रिफ्लेक्स विच आर्टरी इज इन्वॉल्व, तो आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, ठीक है। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये आपके जो ना फ्रंटल और पैरेटल लोब्स को सप्लाई कर रही होती है, और ये आपके जो ना जब हेमरेज वगैरह होता है तो ये आपके सारे सराउंडिंग उनको लोब्स में जो है ना ये हेमरेज डिस्ट्रक्शन कर रही होती है ब्रेन टिश्यू को अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है। तो अब इसमें इसको इस तरह से याद रखना है। MCA में वॉक का कुछ नहीं होता, वॉक का कुछ नहीं होता MCA में, ठीक है। और ये आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग है, ये आपके फ्रंटल और पैरेटल को भी कर रही होती है, और ये आपकी जो है ना इसको इसी तरह से याद रखना है। सिर्फ वॉक का कहे तो ACA चूज़ कर लो, और सिर्फ स्पीक का कहे या परन्यू का कहे तो आप फिर MCA चूज़ कर लें, लेकिन अगर वो दोनों के देना तो आपने फिर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी चूज़ करनी है, ठीक है। आपके फ्रंटल और पैरेटल को सप्लाई कर रही होती है, और ये कनेक्ट कर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये किस को कनेक्ट करती है, ये करती है कि PC आई थिंक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कनेक्ट कर रही होती है, इंटीरियर नहीं आई थिंक। ये भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी हम देखते हैं दोबारा, पोस्टीरियर का आता है, हाँ पोस्टीरियर का आता है वो, ठीक है। चलिए वो आएगा भी देख लेते हैं। तो इसमें आपने एंटीरियर कम्युनिकेटिंग लगाना है, ठीक है। ACA विद वॉक। अच्छा, हीमोग्लोबिन बिगिंस टू अपेयर एट आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट है, जिसमें अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। विच इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द सिनोनिम फॉर यूनिवर्सिटीज पे आपकी पॉपुलेशन होती है। यूनिवर्स पॉपुलेशन उसको कहते हैं जिसमें से आपने सैंपल ड्रॉ किया हो, ठीक है, तो वो आपकी पॉपुलेशन होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। अ फीमेल पेशेंट अंडरगोज गैस्ट्रेक्टमी डेवलप मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ट्रीटमेंट शुड बी टू हैव इंजेक्टेबल विटामिन B12 है। विच स्टेन इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू विजुअलाइज PC होती है वो 82 का मैंने ये बताया। अगर वो सिर्फ कहना कि पेशेंट अनेबल टू वॉक है, ठीक है, तो इसमें आपने ACA चूज़ करनी है। अगर वो सिर्फ कहना कि बोल नहीं पा रहा फेज है या उसके अपर लिम्स इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर आप MCA चूज़ करेंगे। लेकिन वो कहे कि पेशेंट जो है अनेबल टू स्पीक है, वॉक है, और दूसरा एक्सैजरेटेड प्लांटर रिफ्लेक्स है, तो आप इसमें एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी चूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपकी जो है सप्लाई कर रही होती है फ्रंटल और पैरेटल को, और ये आपके सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी अफेक्ट कर रही होती है, ब्रेन टिश्यूज़ को, और जब अगर इसका हेमरेज हो जाए तो इसमें आप एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ही चूज़ करें, ठीक है। इसके और भी सिम्टम्स थे, इसकी और भी एक्सप्लेनेशन थी, वो ग्रुप में आई थिंक किसी बच्चे ने पूछा था, तब मैंने उसको भेजी थी, पर वो मुझे मिली नहीं अब दोबारा। तो यहाँ पे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ही है, ठीक है। अच्छा, 86 है। विच स्टेन स्पेसिफिकली यूज टू विजुअलाइज एंथ्राक्स बेसिल है, तो आपका में फाइन स्टेन होता है। इन्फ्लेमेटरी सेल ट्रांसपोर्ट टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन फ्रॉम ब्लड बाय आपके पोस्ट कैपिलरी यूज होते हैं टू टीथ कोर्टेक्स, ठीक है। ये आपका जो ना इन्फ्लेमेशन पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स का ना इन्फ्लेमेशन में रोल होता है, ठीक है। तो उसमें आपकी जो परमेबिलिटी भी इंक्रीज होता है, आपको पता है, ठीक है। तो उसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स जो ब्लड स्ट्रीम को लीव करते हैं और आपके एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन या इंजरी पहुंचते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, और जो आपका वेस्कुलर सिस्टम है, ये एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। और खैर तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं,
और दूसरा इन्होंने जो डीप कॉर्टेक्स का कहा है उसके अंदर जो है ना आपकी डीप कॉर्टेक्स फैसिलिटेट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन टी सेल्स एंड बी सेल्स अलाउइंग द कोऑर्डिनेटेड इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है, ये जो आपके कैपिलरी के बाद पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज़ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी पिक्चर आप लोग देखना, आपकी वो वेन्स दी होती हैं और आर्टरियोल्स दी होते हैं और आई थिंक कैपिलरीज दी होती हैं। उसके बाद कैपिलरीज के बाद आपके ना पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनका रोल होता है आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन ये ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, और अच्छा इसका एक और भी स्टेम आती है, वो मुझे मिली नहीं, मैंने ग्रुप में देखी थी, इसमें इसका भी आता है लिम्फेटिक सिस्टम का, और उसकी भी स्टेम थी, उसकी स्टेम थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको याद है तो डॉक्टर स्थान वो टाइप कर लो, थी वैसे अजीब सी स्टेम, लेकिन SK18 में बहुत दफ़ा वो दिया हुआ क्वेश्चन आएगा तो हम वो खैर कर लेंगे। बट खैर ठीक है, आपका जो इन्फ्लेमेटरी साइड पे जाते हैं वो आपका पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज़ टू डीप कॉर्टेक्स। A 27-year-old woman requests a mammogram because both her mother and sister died of metastatic breast cancer before 40 years of age. Which of the following would add to this patient's risk factor for CA breast? तो BRCA1 म्यूटेशन होती है। BRCA1 जो है BRCA2 से ज़्यादा आपका वो चांसेस होते हैं इसके हाँ, सब स्कैपुलर भी था, ये पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज़ का भी एक और स्टेम है। ठीक है, तो इसमें BRCA1 जो है ना आपकी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, और ये आपका जो है ओवेरियन कार्सिनोमा भी करवा रही थी और ब्रेस्ट भी। अब मसल उसके आई थिंक 70% और 60% इस तरह के कुछ था, वो नहीं हाँ वो हाँ एफरेंट करके कुछ था, वो आएगी हम कर लेंगे। SK18 में बहुत दफ़ा दिया हुआ वो क्वेश्चन, जैसे इधर हर पेपर में दिया हुआ है। अब मसल दैट इज़ अटैच टू मोर देन वन जॉइंट एंड प्रिवेंट द एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल जॉइंट आपका फिक्सेटर होता है। द स्पीशीज दैट आर रेजिस्टेंट टू कैनोडेंस, जो एंटी फंगल को रेजिस्टेंट होती है वो आपकी कैंडिडा ऑरिस होती है। ठीक है, वो कह रहा होता है और भी एंटी फंगल लेकर और तो ऑरिस। ठीक है, इन अ पेशेंट हर्निया बिकम्स ऑब्वियस ऑन कफिंग लाइंग मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल MD, तो आपको मीडियल टू है तो डायरेक्ट इंवाइनल हर्निया है। इन अ पेशेंट विद डैमेज टू द डीप प्लांटर आर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड, तो आपका डोर्सल स्पेडिस आर्टरी है। ठीक है, प्लांटर आर्ट्स मतलब बनती ही डोर्सल स्पेडिस है ना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, आपका चार्ल्स लॉ होता है। ठीक है, इसमें आपका ना टेम्परेचर भी दिया होता है। ठीक है, मैंने आपको पिक्चर भेजी, इसमें V1/T1 V2/T2, इसके जब आपका टेम्परेचर भी दिया ना, एक पहले तो हमने पढ़ा था प्रेशर और वॉल्यूम, अब इन्होंने दिया हुआ है टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो प्रेशर और वॉल्यूम था उसमें हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, ये टेम्परेचर ऐड कर दिया तो यहाँ का चार्ल्स लॉ हो गया। ठीक है, विच आर्टरी इज इन्वॉल्व इन एनास्टोमोसिस बिटवीन द सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक, तो आपकी मार्शनल आर्टरी होती है। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन, तो आपके इन द न्यूक्लियस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ कार्डियक मसल, तो ये आपका इसमें प्लाटो फेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन इन अ पेशेंट विद COPD, तो आपका मेटोप्रोलोल होता है। ठीक है, मेटोप्रोलोल एक तो अंजाइना में भी आता है कि ये जो आपकी पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन नहीं करवाता है उसके लिए यूज़ होता है वगैरह वगैरह। और लेकिन इसका जो इसमें जो कि मेटोप्रोलोल होती है ना, ये सिलेक्टिव β1 होती है, ब्लॉकर होती है ना, β1 ब्लॉकर, तो इसका लेस इफेक्ट होता है β2 रिसेप्टर्स में जो कि लंग्स में होते हैं। तो इस तरह से ये ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं करवा रहा होता, तो ये सेफ़ होता है आपके COPD पेशेंट्स में। अच्छा, विच स्ट्रक्चर डिक्रीज इन लेंथ ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये आई बैंड होती है। ठीक है, इसकी मैंने आपको पिक्चर भेजी है, ये सारी ही आप किस तरह से क्वेश्चन आता है। आई बैंड जो वो डिक्रीज कर जाती है और ए बैंड जो वो अनचेंज रहते हैं, एज जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। A 70-year-old male is prepared for inguinal surgery, which of the following is most important local anesthetic to be used in this patient, तो आपको bupivacaine होता है most important। A patient अच्छा most important anesthetic but weak analgesic, तो फिर क्या चूज़ करेंगे, मतलब उस टाइम का आंसर क्या होता है? पोटेंट एनेस्थेटिक है बट वीक एनाल्जेसिक, नो हेलोथेन है। जो नाइट्रिक है ना वो आपकी पोटेंट एनाल्जेसिक है, वीक एनेस्थेटिक है। A patient presents with loss of lateral arm sensation, tricep muscle weakness and loss of tricep reflex, which of the following is most likely location of nerve root damage, तो आपकी C6 और C7 होती है। ठीक है, ये C6 जो है आपकी कंट्रीब्यूट ब्रेकियल प्लेक्सिस में कंट्रीब्यूट कर रही होती है मस्कुलोस्केलेटन को भी, रेडियल को भी और मीडियन और एक्सिलरी को भी। ठीक है, इसमें आपने लेटरल आर्म जो दिया हुआ है मैक्सिलरी का दिया हुआ है, उसके बाद जो ट्राइसेप दिया हुआ है रेडियल का दिया हुआ है, और उसके बाद और क्या दिया हुआ है ट्राइसेप रिफ्लेक्स, चलो C7 का होता है। ठीक है,
C7 का भी यही होता है, उसने भी वो उनको सप्लाई करना होता है, अब वो मैंने लिखा ही है। C7 की भी इसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट है जो था क्रेनियल नर्व्स आर इन्वॉल्व इन द फ्रिंजल स्वेलिंग, तो आपकी C5, C7, C9 और 10 है, 5, 7, 9, 10, ठीक है। ट्राइजेमिनल ने जो है एंटीरियर 2/3 को सप्लाई करने होते हैं, और उसमें जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टंग एंड ओरल कैविटी हेल्प्स ट्रिगर स्वेलिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। ट्राइजेमिनल ने जो है ट्रिगर करना है स्वेलिंग रिफ्लेक्स को। फेशियल ने जो है एक तो ये सेंसेशन लेके जाती है एंटीरियर 2/3 से, दूसरा इसने जो है मसल्स को कोऑर्डिनेट मसल्स इन्वॉल्व इन लिप क्लोजर एंड बोलस मैनिपुलेशन, ठीक है। इसका भी रोल होता है। ग्लोसोफ्रेंजियल का होता है गैग रिफ्लेक्स में, और जो आपकी वेगस गैग रिफ्लेक्स में होता है, और सेंसरी फीडबैक टू इनिशिएट स्वेलिंग रिफ्लेक्स। और जो आपकी वेगस होती है, इसका भी प्रिवेंट, ये एलिवेट कर रही होती है सॉफ्ट पैलेट को, और ये नेजल रिगर्स वगैरह को प्रिवेंट कर रही होती है, ठीक है। तो ये आपकी सारी, वैसे बाकी तो 2 पॉइंट असेसरी और हाइपोग्लोसल भी होती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमेशा 5, 7, 9, 10 जो है इनको चूज़ करते हैं फ्रेंच स्वेलिंग के लिए। A soldier who was frequently exposed to noisy environment now present with complaint of deafness, which structure is most likely damaged due to prolonged noise exposure, तो आपका आउटर हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है। इनर और आउटर दोनों ही अफेक्टेड होते हैं, लेकिन आउटर हेयर सेल्स ज़्यादा आपके इफेक्ट होते हैं नॉइजी एनवायरनमेंट से। A patient with COPD and a history of smoking present with pulmonary hypertension, which of the following is primary cause of pulmonary hypertension in this context, तो आपकी हाइपोक्सिया होती है, ठीक है। जो आपका COPD है ना, उसके अंदर आपको पता है एयर फ्लो लिमिटेशंस होती हैं, गैसेस एक्सचेंज इम्पेयर होती है उसकी, तो उसके अंदर ना परसिस्टेंटली हाइपोक्सिया होता है, उनका ना परसिस्टेंटली ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ किया होता है, हाइपोक्सिया होता है। तो हाइपोक्सीमिया की वजह से उनका वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है पल्मोनरी आर्टरीज की, ये भी आपका एक MCQ है, ठीक है। हाइपोक के लंग्स में वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, पल्मोनरी आर्टरीज में वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है हाइपोक्सीमिया की वजह से। इस वजह से उनका जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है ब्लड फ्लो के लिए, और जिसकी वजह से आपका पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर एलिवेटेड रहता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। तो हाइपोक्सीमिया जो है ना, वो हाइपोक्सीमिया आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन करा रहा होता है COPD के पेशेंट्स में। सेंस्ड बाय ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स लंग्स में, अच्छा मुझे याद नहीं, ठीक है, थैंक यू। अ फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ बीइंग हिट बाय अ बॉल टू द लोअर ऑर्बिटल कैविटी नाउ प्रेजेंट विद नमनेस इन हर चीक, विच नर्व इज मोस्ट लाइकली इंजर्ड, तो आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है। ज़ाइगोमेटिक नर्व जो है वो किसको सप्लाई कर रही होती है, उसकी सेंसरी सप्लाई कहाँ होती है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, तो ये आपका फ्लॉक्सीबेंजामीन है, ठीक है। दोनों इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में होती है। अच्छा, फियोक्रोमो, यस, इसका कहीं ज़ाइगोमेटिक भी था, ये भी चीक्स को सप्लाई कर रही है, आपकी चीक्स को और टेम्पोरल को कर रही होती है, मतलब ज़ाइगोमेटिक बोन को ऊपर चीक्स को और टेम्पोरल रीजन को। हाँ, तो अब इन्होंने SK19 में दोनों जगह इन्फीरियर ऑर्बिटल को चूज़ किया हुआ है। अच्छा, तो 106 है आपका फ्लॉक्सीबेंजामीन जो है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों एंटागोनिस्ट होती है, मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 को, ठीक है। और ये आपका जो है ना हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है आपका फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से, ठीक है। ये भी आपका जो है वेजोडाइलेशन करा रहा था, डिक्रीज ब्लड प्रेशर करवाता है, पर इसमें जो ना एक और इसका आता है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवा सकता है। 300 पेज लास्ट, अच्छा लास्ट पेपर है, पेज नंबर 300, MCQ नंबर 107। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद मैक्सोडीमा, विच आर द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड यू मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व इन दिस पेशेंट, तो हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा था, हाइपोथायराइडिज्म में जो है हाइपरकोलेस्ट्रीमिया होता है। एक तो एलडीएल रिसेप्टर्स डिक्रीज़ किए जाते हैं, एलडीएल का रिसेप्टर, और उसका जो है क्लियरेंस डिक्रीज़ होती है, तो हाइपरलिपिडेमिया होता है इन पेशेंट्स में। गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स प्राइमरली अकर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो आपकी पैसिव डिफ्यूजन है। बेस्ट मसल रिलैक्सेंट टू यूज़ फॉर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन, अ पर्सन विद नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ सेसिनाइलकोलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। जो आपने रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन करनी होती है ना, उसमें सेसिनाइलकोलिन को आपने चूज़ करना है। अगर वो कहें कि वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो फिर आप क्रोनियम को करेंगे, ठीक है। ये आपका जो है ना रैपिड इंट्यूबेशन आपने करनी तब होती है जब आपका फ़ौरन आपको जो ना, मतलब कि रैपिड ऑनसेट वो चाहिए होता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में करनी हो। अगर आपको कोई ट्रॉमा रेस्पिरेटरी फेलियर है या रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है, ठीक है, तो आपने जो है इमीडिएटली एयरवे कंट्रोल करना होता है, सिक्योर करना होता है और उसका कंट्रोल लेना होता है, ठीक है।
तो उसके अंदर सस्टेनाइलकोलिन होती है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो आप ल्यूक्रोनिन चूज़ कर सकते हो। एक तो उसका रैपिड ऑनसेट है, और दूसरा जो है ना वो डिपोलराइजिंग सस्टेनाइलकोलिन की तरह ना वो हाइपरक्लीमिया और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया नहीं करा रहा होता, और वो जो ना लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ल्यूक्रोनिन आप दे सकते हो, ठीक है, जिनमें आपने प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन करनी होती है, मतलब रैपिड ऑनसेट चाहिए और प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन चाहिए, तो उसमें आप ल्यूक्रोनिन दे सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट वन, देन रिसर्च स्टडी वाज कंडक्टेड टू इवैल्यूएट किडनी फंक्शन इन पेशेंट विद वेरियस रीनल डिसऑर्डर्स। ड्यूरिंग द स्टडी इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मैनी पेशेंट हैड यूरिन दैट अपीयर्ड क्लाउडी। The research analysis analyzed the patient renal functions, focusing on how effectively their kidneys were performing various tasks. Given this scenario, which specific kidney function is most likely compromised, the primary observation is cloudy urine, ठीक है, कि आपकी रीअब्जॉर्प्शन उसकी जो है कॉम्प्रोमाइज है। क्लाउडी यूरिन वैसे तो इन्फेक्शंस में भी हुई होती है, यूटीआईज में भी होती है, एसटीडीज में भी हुई होती है, जो आपके एब्डोमिनल यूरेथ्राइटिस वगैरह डिस्चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन आपकी ना प्रोटीन यूरिया में भी क्लाउडी आ जाती है, एक तो फॉर्मी यूरिन भी होते हैं और क्लाउडी भी पेरेंट्स की होती है, और आपका जो फॉस्फेट है, ठीक है, उसमें भी आपकी क्लाउडी यूरिन के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, और सर्टन फूड्स की वजह से। तो आपकी रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन अगर कॉम्प्रोमाइज़ है तो क्लाउडी यूरिन होता है। टेम्परेचर एट विच नेफ्रोटिक में भी फैटी कास्ट, हाँ उसमें फैटी कास्ट कौन से वाले में फैटी कास्ट आते हैं? अच्छा, टेम्परेचर एट विच प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड स्टार्ट वेपराइजिंग, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो जो आपका लिक्विड है वो जो है ना वेपर्स बन के वो मतलब वो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाता है, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। A patient present with right-sided astrognosis, which is an inability to recognize objects by touch, which of the following is most likely caused, तो आपका लेफ्ट parietal lobe है, ठीक है। हाँ, ये सारे FSC वाले लॉज आएंगे, ये आपने SK19 में भी एक साथ इतने सारे दिए थे ना, और इसलिए मुझे ये अभी याद है कि मैंने SK19 में जो है बहुत ज़्यादा करवाए थे। अच्छा, क्या है एस्ट्रोग्नोसिस में जो ना आपका प्राइटल लोब होता है, जो हमने पढ़ा था AP एस्ट्रोग्नोसिस में प्राइटल, और PT प्रोस्पोग्नोजिया में टेम्पोरल। यानी इनका सीक्वेंस ना मुझे अभी भी नहीं मिला, पर डॉक्टर साहब मुझे लगता है प्राइटोक्सिपिटल टेम्पोरल इज ग्रेटर देन टेम्पोरल इन प्रोस्पोग्नोजिया। ये भेजा था ना आपने, ये उसका MCQ मैंने देखा था, उसका यही था, बाकी मैंने AA से बाद में देखी, बहुत ज़्यादा MCQs थे, तो बल्कि आप खुद ही AA से नहीं इसका सीक्वेंस निकालो तो लिखे हुए है उसकी, उसमें पॉइंट्स में तो नहीं थे, लेकिन किसी MCQ में लाजमी इसका जो है सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो इसमें आप जो है ना प्राइटल चूज़ करेंगे, लेफ्ट प्राइटल लोब, AP और PT याद रखो आप। अच्छा, डिहाइड्रेशन डिक्रीज द लेवल ऑफ जो फॉलोइंग, तो ANP, ठीक है, ANP आपका तब रिलीज होता है जब फ्लूइड ओवरलोड होता है, तो डिहाइड्रेशन उसका वो रिलीज जो वो डिक्रीज हो जाएगा। पेशेंट गिवन सक्सेमेथोनियम एज एन एनेस्थीसिया डजंट रिकवर फ्रॉम इट, रीज़न तो डेफिशिएंसी ऑफ सूडोकोलिन एस्ट्रेज होता है, ठीक है। जो आपका ये सक्सेमेथोनियम होता है, इसके अंदर ना आपका एसिटाइलकोलिन, इसके अंदर आपका जो है ना एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये एक्ट करता है एज एसिटाइलकोलिन, मतलब मिमिक करता है ना एज एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे बाइंड कर देता है और उनकी जो है डिपोलराइजेशन करवा देता है, ठीक है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, क्या है। और आफ्टर सेकंड इज बाउंड टू रिसेप्टर्स प्रिवेंटिंग फर्दर डिपोलराइजेशन, मैं वैसे गलत बोलूँ। अच्छा, ये आपका जो है बाइंड कर देता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है, और वहाँ पे प्रिवेंट करता है डिपोलराइजेशन को, और जो है ना आपकी मसल पैरालिसिस करवा देता है, ठीक है। ये आपका सक्सेमेथोनियम होता है जो हम यूज़ करते हैं, पैरालिसिस करवा देता है। लेकिन अब हमें इसका एक्शन स्टॉप भी तो करना है, हमने रिवर्सल भी तो करना है, ठीक है। उसके लिए आपका एंजाइम होता है या सूडोकोलिन एस्ट्रेज, ये हाइड्रोलाइज करते हैं सक्सिनाइलकोलिन को इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स और टर्मिनेट कर देते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग को, ठीक है। इस तरह से आपका जो है पेशेंट वो पैरालिसिस से रिवर्सल होता है। लेकिन अगर आपका ये एंजाइम ही नहीं है, सूडोकोलिन एस्ट्रेज नहीं है, तो इसका सक्सेमेथोनियम का एक्शन ही प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर पेशेंट जो है डजंट रिकवर फ्रॉम इट, तो ये आपका एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज होता है जो ब्रेक डाउन कर रहा होता है। एस्पिरिन इज यूज टू एलिवेट आर्थराइटिस पेन प्राइमरली ड्यू टू इट्स एक्शन इन डिक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड वेसोडाइलेशन, ठीक है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ना, एक तो उसको वो सेंसिटाइज कर देती है, मतलब पेन रिसेप्टर्स को, तो पेनफुल स्टिमुलाई वो आपका थ्रेशोल्ड पेन के लिए जो है ना वो इंक्रीज़ कर देती हैं, तो मेकिंग इंजरीज मोर पेनफुल।
और दूसरा जो है आपका ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ कर रही होती है, ठीक है। तो इसमें से आपको फिर वो स्वेलिंग, वार्म, रेडनेस और टेंडरनेस आ रही होती है। तो इस एस्पिरिन जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन को कर रही होती है। आपके जो पेन मीडिएटेड होता है वो ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, और एस्पिरिन जो होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर रही होती है, ठीक है, और पेन रिलीफ कर देती है। व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द O2 फाइल सिस्टम, ठीक है, एक और फजूल चीज़। अच्छा, इसको जो है O2 फाइल सिस्टम इधर लिखा हुआ है, इसको मैंने वो उस पर मैंने आपको गूगल के से वो पिक्चर भेजी थी। अच्छा, तो उसको कहते हैं ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर डिवाइसेस या फेल सेफ सिस्टम, ये इसके सारे नेम है, ठीक है। अब इसका ये होता है कि ये आपका ना क्रिटिकल सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। इसमें आपने गैस डिलीवरी सिस्टम्स में ये होता है, ठीक है, स्पेशली आपके एनेस्थीसिया और रेस्पिरेटरी थेरेपीज़ में। और ये डिज़ाइन इस तरह होता है कि इसने इंश्योर करनी होती है आपकी कंटिन्यूस एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल टू द पेशेंट, ठीक है, प्रिवेंट कर रहा होता है हाइपोक्सिया को। तो इधर उन्होंने क्या लिखा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन, तो होता है टू प्रिवेंट द डिलीवरी ऑफ हाइपोक्सिक मिक्सचर्स, ठीक है। ये आपका हाइपोक्सिक मिक्सचर्स का प्रिवेंट कर रहा होता है, डिलीवरी ना हो, और आपकी एडिक्वेट ऑक्सीजन की डिलीवरी पेशेंट को हो, एडिक्वेट और कंटिन्यूस, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन होता है सारा। खैर, एनेस्थीसिया वालों, आप लोगों को आती हैं ये चीज़ें? एनेस्थीसिया वाले बच्चे हैं तो मेरे ख्याल है कम थे बच्चे थे एनेस्थीसिया वाले। अच्छा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पिज़ेलो मशीन इन एनेस्थीसिया, टू एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ एनेस्थेटिक गैसेस, ठीक है। अब एक और फजूल चीज़, ठीक है, ये जो आपकी पिज़ेलो मशीन होती है ना, ये एक स्पेशलाइज्ड अपरेटस होता है डिज़ाइन टू डिलीवर अ प्रिसाइज मिक्सचर ऑफ एनेस्थेटिक गैसेस एंड ऑक्सीजन टू पेशेंट, ठीक है। और ये आपको जो ना एक सेफ और कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स रिस्पिरेटरी स्टेटस, ये सारा फंक्शन होता है इसका पिज़ेलो मशीन का। एक तो उसने जो है आपको प्रिसाइज मिक्सचर ऑफ एनेस्थेटिक गैसेस देना है, ऑक्सीजन देना है, ठीक है। थर्ड जो उसने इनहेलेशन एनेस्थेटिक के कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करनी है। फोर्थ जो है पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है उसको मॉनिटर करना है। जो द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब चार्ल्स ला, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी हमने किया था। विच लॉ रिलेट्स प्रेशर एंड डेंसिटीज इन फ्लो मीटर, तो आपका पॉइजलेज लॉ होता है, या अल्लाह, ठीक है। ये भी आप जो है इसका इक्वेशन है, डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, फ्लो एंड रेजिस्टेंस, हेल्प्स आंसर क्वेश्चन ऑफ हाउ मच फ्लूइड मूव्स थ्रू अ वेसल, ठीक है। इसकी वेसल्स की भी पिक्चर थी और उसके सारे फार्मूलाज लिखे हुए थे, जो कि ज़रूरी नहीं है। इनको रट्टा भी एनेस्थीसिया वालों ने लगाना है। अपने लॉज वगैरह ना बाकियों ने इतने मैंने नहीं देखे कभी आए हैं उनको, आई डोंट थिंक सो, मुझे याद ही नहीं कभी आए हैं। पर ड्रग्स वाले आते हैं, ड्रग्स आपने करनी है, ये लॉज वगैरह और ये एनेस्थेटिक मशीन ये चीज़ें नहीं करनी, वो आप स्किप कर सकते हो, एनेस्थीसिया वाले ही बुकते हैं। और ये उनकी ना स्पेशलिटी की बुक में दी हुई है, इसलिए मैंने पूछा था लास्ट टाइम कि आप लोगों को ये आती हैं, उनकी बुक में दी हुई है ये। अच्छा, जो द फॉलोइंग मसल इज इनर्वेटेड बाय द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व C1, तो आपका जीनोहायोइड होता है, ठीक है, जीनोहायोइड। आपका आंसर सर्वाइकलिस से होता है या C1 से होता है? लेटिसमस स्टोर्स है सप्लाइड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो ये आपका पोस्टीरियर है, ठीक है। और ये आपका जो है थ्रेकोडोर्सल जो है वो आपकी पोस्टीरियर कोर्ट से जा रही है, वो ये मैंने आपको पिक्चर भेजी, ठीक है। तो उसमें आप देख लो पोस्टीरियर में थ्रेकोडोर्सल, ये तो मैंने देख ली, मैंने कहा बाद में इतना ब्रेकियल प्लेक्सिस बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो मैंने कंफर्म कर लिया। विच एनेस्थेटिक कॉज हाइपरथर्मिया, तो आपके हेलोथिन होती है, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो हेलोथिन के द्वारा होती है। पेशेंट एक्सपीरियंस वेरी लो हार्ट रेट ड्यूरिंग सर्जरी, व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, तो आप एट्रोपिन देते हैं। उससे आपकी होती है स्टेनोथाइरॉइड होती है, और भी 2 मसल्स थे, तो मैं मुझे अब याद नहीं है। डॉक्टर हाजरा आप इधर ना C1 के वो 3 मसल्स लिखते हैं, अगर याद है तो वरना देख के लिख दें, गलत में लिखिएगा, बच्चे फिर जो ना रॉन्ग ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं। Which of the following anti-hypertensive drug is given intraoperatively to immediately lower the BP, तो ये आपके जो ना ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट देते हैं, ठीक है। ये आपका जो ना इमीडिएटली लोअर करती है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो ये आप
ग्लिसराइनाइट्रेट जो है ना इंट्राऑपरेटिवली यूज़ करते हैं, और ये एक तो इसका एक्शन रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है, और ये आपकी वेजोडाइलेशन करवा रही होती है। और ये इन सिचुएशन में जहाँ हमको कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन डिज़ायर होती है ना, तो वहाँ पे इसका चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये आपकी जो है ना ब्लीडिंग भी मिनिमाइज़ करवा रही होती है, इसलिए ये आपके सर्जिकल कंडीशंस में दे रही होते हैं, ठीक है। रैपिड ऑनसेट है, वेजोडाइलेशन भी करवाती है, और ये आपकी यूज़फुल होती है सिचुएशंस में वेयर कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन इज़ डिज़ायर टू मिनिमाइज ब्लीडिंग, इसलिए ये सर्जरी के लिए आपकी क्या कहते हैं चॉइस है। A patient on phenytoin is planned for surgery. Yes, hypoglossal है C1 and hypoglossal है। तो आपका आंसर सर्वाइकलिस भी होगा ना, C1 C3 प्लस हाइपोग्लोसल, इस तरह से होता है। A patient with phenytoin is planned for surgery. What should be the next step regarding phenytoin management? तो आप उसको जो है कंटिन्यू करते हैं phenytoin को, लेकिन आप उसके ब्लड लेवल्स को मॉनिटर करते रहते हैं। जो आपके phenytoin होता है इसका थेरेपेटिक इंडेक्स बड़ा लो होता है, इसकी टॉक्सिसिटी के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एलिवेटेड लेवल्स या उसके साइड इफेक्ट्स को देखते रहने, या उसके जो है ब्लड लेवल्स देखते रहने phenytoin के। इसका नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है यूजली बिटवीन 10 to 20 mcg। बस ये आप ये याद रखो कि इसका थेरेपेटिक इंडेक्स लो है, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। Which of the following factor cause thrombus formation independent of other? तो आपकी एंडोथेलियल इंजरी है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो इमोबिलाइजेशन थी, अब इधर उन दी नहीं, तो एंडोथेलियल इंजरी। A 26-year male present to you in surgical ER after stab wound on right lateral chest on examination when he inspires the mediastinum move to left when he expires the shift towards the left side is enhanced. What will be the most likely diagnosis? तो आपकी टेंशन निमोथोरैक्स है, ठीक है। आपकी ट्रोमाज में टेंशन निमोथोरैक्स होती है, दूसरा उसको इतनी टेंशन है कि वो किस तरफ मूव करे, तो ये आपकी जो ना टेंशन निमोथोरैक्स है। हाँ, ये आंसर सर्वाइकलिस और C1 वाले और हाइपोग्लोसल, ये सारे ना आप मसल्स एक दफ़ा भेज दीजिएगा। बोनी लैंडमार्क फॉर पुडेंडल लंप, तो आपकी स्किल स्पाइन है। स्टैब वुंड एट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, तो आपका पेरिकार्डियम है। फिजिशियन वांट टू ऑस्कल्टेट अ निमोनिया पेशेंट फॉर प्लूरल इफ्यूजन एट बैक फॉर लोअर लिमिट ऑफ लंग एट टिप ऑफ स्कैपुला, ही विल ऑस्कल्टेट एट दिस लेवल, तो आपका T7 है, ठीक है। एस से स्कैपुला और एस से 7, तो टिप ऑफ स्कैपुला जो आपका T7 है, अभी हमने इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लंग्स पढ़ा था तो वो T10 था, और ये स्कैपुला का है तो ये T7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ ट्यूबरकुलोसिस अल्सर, तो ये आपके अंडरमाइंड एजेस हैं, जो हमने सारे अल्सर्स के एजेस देखे थे। तो टीबी का जो है अंडरमाइंड होता है। फैट नेक्रोसिस ब्रेस्ट में होती है, वो ट्रोमेटिक होती है। अ ग्रुप ऑफ 500 पीपल विद CHD वर कंपेयर टू अनदर ग्रुप विदाउट CHD, ठीक है। क्रोनिक हार्ट CHD, smoking was found at a risk factor for CHD. What type of study is this? ठीक है, cohort। ये जो आपका है smoking was found as a risk factor for CHD। कितनी ट्विस्टेड स्टैम्प है, ठीक है, कि डिजीज़ भी डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ दिया, और नीचे उन्होंने रिस्क फैक्टर अलग से दिया हुआ है कंपेयर टू अनदर ग्रुप विदाउट CHD। रिस्क फैक्टर से कितनों को डेवलप हुआ और कितनों को जो है स्मोकिंग वाज फाउंड एज अ रिस्क फैक्टर। ये कोहोर्ट ही बनता है केस में डिजीज वर्सेस नॉन, वैसे तो रिस्क फैक्टर वर्सेस रिस्क फैक्टर, लेकिन उन्होंने जो है ना डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज बताया हुआ है, ठीक है। जो आपका है स्मोकिंग रिस्क फैक्टर तो है, पर वो एक्सपोज्ड हुए हैं कि नहीं एक्सपोज्ड हुए, ये तो कुछ डिजीज़ हैं और कुछ विदाउट डिजीज़ हैं आपके। हाउ कम दिस इज कोहोर्ट स्टडी। मेरा आटा में भी नहीं ठीक किया उन्होंने, तो अगर कुछ और है तो फिर कोहोर्ट इसको करेंगे, ठीक है। आई होप किसी को इसकी एक्सप्लेनेशन कोई और पता है तो वो बता सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप विद रिस्क फैक्टर्स एंड ग्रुप विदाउट रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड टू रिलेटिव रिस्क कॉज टू इफेक्ट फॉरवर्ड स्टडी। दो चीज़ों में नहीं, वो तो अगर आपकी डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ है तो भी दो चीज़ें। आई थिंक ये जो उन्होंने दिया ना कॉज टू इफेक्ट में भी इसमें ये फिट किया उन्होंने, ठीक है। लास्ट में लिखा हमने फोन के स्मोकिंग इज द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर वर्सेस डिजीज़ ना, कितनों को आपने एक्सपोज किया रिस्क फैक्टर से उनको डिजीज़ हुई और कितनों को नहीं हुई डिजीज़,
तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि सारे एक्सपोज जो है रिस्क फैक्टर या कितने जो है रिस्क फैक्टर से एक्सपोज नहीं हुए। उन्होंने बस बताया है कि उनको रिस्क फैक्टर जो मिला है वो आपका स्मोकिंग है। तो मैं भी इनका कॉज टू इफेक्ट में फॉल कर रहा हूँ, पर ज़्यादा ही ट्विस्ट कर दी उन्होंने इस टाइम। ठीक है, चलो आप लोगों को अगर इसकी सेंस बन रही है तो वेल एंड गुड। A patient with ischemic heart disease present with VT with a QRS duration 140-200, so the following treatment is most appropriate। आपका मेट्रोन होता है, ठीक है। आज ही हमने मेट्रोन की जो ना वो चलाई थी इन्फ्यूजन, तब मैं वापस आने लगी थी। तो वो एलसिस्टेन VT था, उसमें आप पहले स्टैट में देते हो और अगर VT चल पड़े तो फिर आप वैसे तो फर्स्ट लाइन इसकी जो होती है वो शॉक की होते हैं, नहीं वो वी फिब का शॉक होता है। खैर VT में आप जो ना मेट्रोन देते हैं और वी फिब में जो है आप वो फ्लिकेनाइड, ए फिब में जो है ना वो फ्लिकेनाइड जो ब्यूटा है ना वो देते हैं और VT में आप अमेट्रोन देते हैं। पर एफी में भी सबसे पहले आप शॉक ही देते हैं। लॉस ऑफ सेंसरी सप्लाई टू द ब्लैडर विल रिजल्ट इन जो द फॉलोइंग, तो आपकी यूरिनरी रिटेंशन है, ठीक है। जो आपकी सेंसरी सप्लाई होती है वो आपको मतलब ब्लैडर फुलनेस का अवेयरनेस होती है, ठीक है। उससे आपकी IHT के लिए लाइडोकेन नहीं, IHT के लिए नहीं पूछा उन्होंने, VT के लिए पूछा हुआ है। वो डिफरेंट स्टेम है। ये इधर VT का पूछा हुआ है, VT चल रहा है, उसको IHT के साथ ना VT चल पड़ते हैं, ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का वो पेशेंट है ऑलरेडी, तो अब उसको VT स्टार्ट हुआ है विद QRS ड्यूरेशन 140-200 जो इज़ अप्रोप्रिएट। तो इसमें आप अमायोड्रोन ही दोगे। वो भी आपकी स्टेम्स हैं लाइडोकेन वाली भी, यू आर राइट, और वो स्टेम्स डिफरेंट है। अच्छा खैर, अगर आपका सेंसरी इनपुट नहीं ना होता तो पेशेंट को अर्ज फील नहीं होती, तो यूरिन है जिसकी वजह से उसको जो है यूरिनरी टेंशन हो रही होती है और दे आर अनअवेयर टू दैट इट इज़ नेसेसरी टू वॉइड, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका ब्लैडर भी, तो इस सब की वजह से ना अच्छा उसकी स्टेम शेयर कीजिएगा, लेकिन क्योंकि आपका जो है ना VT में अमाइड्रोन ही देते हैं, लाइडोकेन नहीं देते। लॉस ऑफ सेंसरी, अच्छा हो गया। पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन इज प्राइमरली कैरिड बाय विच नर्व और नर्व सिस्टम, पे आपका सिंपैथेटिक स्प्लेनिक नर्व्स है, कि बड़े अरसे तक जो है इसका बीटा चलता रहा था, इतना हमने इसको रेजिस्ट किया वो नहीं माने, लेकिन खैर उन्होंने फिर जो है इसको चेंज कर ही दिया इस लास्ट अटैम्प्ट में कि आपकी सिंपैथेटिक स्प्लेनिक है। पैरासिम्पैथेटिक आपकी स्प्लेनिक होती है, वेगल होती है, वेगस होती है, तो सिंपैथेटिक आपकी स्प्लेनिक होती है। जो द फॉलोइंग अकर इन इन्फ्लेमेशन, तो आपके एक्सीडेंट होता है। जो द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन इनोवेशन ऑफ ओरो एंड एजोफेरिंग, तो आपकी ग्लोसोफरेंजियल और वेगस होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ी है पीछे, ठीक है। To avoid the bitter taste of quinine, which part of tongue should be prevented? तो posterior टिप ऑफ टंग पे कौन सा टेस्ट होता है? इन्फेक्शन ऑफ डेंजर एरिया ऑफ फेस स्प्रेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कवर्नस साइनस, बायोप्सी ऑफ स्टमक डन, देयर वाज नो स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू, ये भी आपका MCQ होता है। और बिटर टेस्ट में नर्व कौन सी होती है, ये भी MCQ है। देयर वर नो स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू एंड द स्कैटर्ड गॉबलेट सेल्स, तो आपका मेटाप्लेजिया हुआ है, आपको स्टमक में गॉबलेट सेल प्रेजेंट है। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ये भी आपको जो मैंने पिक्चर भेजी है, इसमें उसके टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर कम है, ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज है, मतलब वो इन्वर्स है, लेकिन टेम्परेचर वेपर प्रेशर डायरेक्टली है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन ओवरऑल तो आपकी प्रोस्टेट है, ठीक है। अब इसमें जो SK19 में तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना कन्फ्यूजन होगी ट्यूमर्स के, तो खैर मैंने इसके जो है वो भेजी भी हैं। अगर मोस्ट कॉमन मेल पूछे तो प्रोस्टेट, मोस्ट कॉमन फीमेल पूछे तो ब्रेस्ट, और अगर पूछे ना कैंसर लीडिंग टू डेथ, मोस्ट कॉमन कैंसर लीडिंग टू डेथ इन बोथ, तो उसमें लंग कैंसर, ठीक है। वही मैं कह रही हूँ, SK19 ने कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। एक तो वर्ल्ड वाइड पूछा हुआ है इसमें प्रोस्टेट का, और दूसरा जो है लीडिंग टू डेथ मोस्ट कॉमन है, उसमें लंग्स चूज़ किया हुआ है। ना सारे कैंसर्स के पॉइंट उन्होंने इकट्ठे किए थे, वो मैंने आपको जो ना ग्रुप में भेजे हैं, ठीक है। ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो पोस्टेट है।
देयर इज़ नो एडिमा ड्यू टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन बिकॉज दे आपका एस्केप मैकेनिज्म है, इनके रिलीज होता है, नेटली यूलिसिस करा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन पाकिस्तान अफेक्टिंग बोथ मेल एंड फीमेल, तो वो लंग्स हैं। पोस्टोलेटरल टू थायरॉयड ग्लैंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग, आपकी कैरोटिड शीट है, ठीक है। मैं आपको जब फेशियल्स पूछे थे तो आपको ये तब पूछा था, नेचरों ने दिए हुए वैसे रिलेशंस। इन द इमरजेंसी प्रोसीजर यू आर परफॉर्मिंग ट्रेक्योस्टमी विच वेसल कैन बी इंजर्ड एंड कॉज प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, तो आपकी थायरॉयड एमा आर्टरी है, ये मैंने आपको भेजी है, वो मतलब ट्रेकिया की इंटीरियरली पड़ी हुई है, तो ट्रेक्योस्टमी में जो है इसको आप इंजर कर सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। अ स्टीप डोज रिस्पॉन्स का typically indicates which of the following to small change in dose leading to a high response, ठीक है। अब इसमें एक मैंने ग्राफ में स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व है और नीचे उसका जो फ्लैट कर्व है, ठीक है। तो इसमें जो ये स्टीप वाली है इसका DRC इसका ये स्मॉल चेंज इन डोज लीड टू हाई रिस्पॉन्स। अगर रिकरेंट होता तो वो चूज़ करते, नहीं रिकरेंट होता तो उसको चूज़ ना करते। ये ट्रेक्योस्टमी में जो है ना आपकी ट्रेकिया के फ्रंट पे पड़ी होती है थायरॉयड एमा आर्टरी, वैसे वो भी आपकी एक है कि और ये आर्टरी है वो नर्व है, जो भी पूछते हैं आप उस हिसाब से आंसर करते हैं, ठीक है। अच्छा मोस्ट कहाँ पे चला गया, in the posterior triangle of the neck where can the accessory nerve be palpated, तो अब 2 cm of Erb's point है। ये आपका MCQ SK 18 में मेरे ख्याल है सिर्फ एक या दो दफ़ा रिपीट, एक दो दफ़ा देखा हो ये मेरे क्वेश्चन, और ये एनेस्थीसिया वालों में आया हुआ है, ठीक है। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में accessory nerve palpated above 2 cm of Erb's point, ये पिक्चर आपको भेज दी है। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जो आपकी पेनिसिलिन होती है, ठीक है। अभी पीछे पड़ा था सेफेलोस्पोरिन, वो भी आपकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करनी होती है, लेकिन वो उसमें उन्होंने हमेशा ट्रांसपेप्टिडेज का पूछा होता है, इनहिबिट ट्रांसपेप्टिडेज। पेशेंट विल बकल स्वेलिंग एंड टैकीकार्डिया आफ्टर टेकिंग अ ड्रग, व्हाट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टू एडमिनिस्टर नाउ, ये एपिनेफ्रिन, ठीक है। बकल स्वेलिंग और टैकीकार्डिया आफ्टर टेकिंग अ ड्रग, तो ये उसका जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन बताया हुआ है, व्हाट इज मोस्ट, तो आप उसमें एपिनेफ्रिन देते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन जो है। स्टेलाइजेशन ऑफ 40 वाल्स आफ्टर सर्जरी, तो 1% हाइपोक्लोराइट है। पार्किंसन पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिस्नी आफ्टर एस्पिरेशन इन सुपाइन पोस्चर, तो आपका राइट लोअर लोब है, ठीक है। एस्पिरेट उसने करना राइट लोअर लोब में है, सिटिंग और लाइन पोजीशन में, फिर आपका लाइन एपिकल और उसमें पोस्टीरियर बेसिला देता है सिटिंग में। अब वो हैड अ कार्ड एक्सीडेंट आफ्टर विच ही इज बेडरिडन, ही डेवलप्ड DVT, ही केम टू ER विद चेस्ट पेन एंड डिस्निया, व्हाट विल बी द फाइंडिंग, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच है, ठीक है। उसको DVT है, उसके बाद बेडरिडन है, और DVT के बाद उसको जो चेस्ट पेन और डिस्नी है उसका उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यस, तो उसमें आपका VQ मिसमैच होता है। चेंजेस इन लेंथ ऑफ लेफ्ट एट्रियल ट्रेसिंग कैन बी डन टू विच, तो आपकी चेंज इन एट्रियल प्रेशर है, ठीक है। ये आप देखते हो, ये ECG पे देखते हैं आप, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ है ना, और तो उसकी तो उसका मतलब उसका इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, उसके स्ट्रेस और वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से, उसकी वजह से उसकी डायलिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर जाती है ऑन एट्रियल ट्रेसिंग। और क्रॉनिक अगर एलिवेशन है लेफ्ट एट्रियल प्रेशर की, तो आपके जो है ना कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियम जो है वो इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मज़ीद उसकी जो है ना ट्रेसिंग आल्टर हो जाती है। तो ये ट्रेसिंग हम जो ECG पे देख रहे होते हैं, अगर आपका जो है लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका जो है लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेस एंड वॉल्यूम ओवरलोड, और उसकी डायलिटेशन हो जाती है, और फिर जो ना प्रोलॉन्ग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी लेंथनिंग आप देख रहे होते हो एकोकार्डियोग्राफी पे। हाँ यस, पल्मोनरी वेज प्रेशर पे भी ये देखते हैं, वो भी इसके वो था इफेक्ट पल्मोनरी वेज प्रेशर। The Babinski sign is reflex where the big toe extend upward and the other toes fan out when the sole of foot is strong. This reflex is normal in infant but disappear as the nervous system matures. How does the Babinski sign disappear in children? ठीक है, तो ये हम माइलिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन ये आपके जो ना कॉर्टिकल कंट्रोल जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है ना वो मेच्योर करता है, ठीक है। उस जो होती है उसमें माइलिनेशन ही है, लेकिन वो आपका मेच्योर करता है, और जो आपके हायर कॉर्टिकल सेंटर्स हैं ना उनको इनहिबिटरी एक्सर्ट इनहिबिटरी कंट्रोल ओवर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो ये आपके 24 मंथ्स ऑफ एज में मेच्योर कर होता है, और ये आपका बबिन्स्की साइन जो है बाद में प्लांटर रिफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम जो है प्लांटर रिफ्लेक्स कहते हैं कि चेक करें प्लांटर बबिन्स्की नहीं कर रहे होते, ठीक है।
तो इसका मतलब होता है कि आपका जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है ना वो मैच्योर हो गया और अब वो जो है इनहिबिटरी कंट्रोल ओवर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। As the corticospinal tract matures, higher cortical centers begin to exert inhibitory control over spinal reflexes. This maturation typically occurs at 24 months of age. In metaplasia, if chromosome divide transversely rather than longitudinally, this is your isochromosome, which interleukin is required for the maturation of RBCs, so IL-3. A boy was continuously inhaling and exhaling into a paper bag for several minutes despite being advised not to. After 5 minutes, his colleagues noticed that his face was red and he was hyperventilating. ठीक है, he was hyperventilating to wash out carbon dioxide. Patient always hyperventilate to wash out excess carbon dioxide. What is the most likely cause? तो आपका increase CO2 in blood हो जाएगा. Yes, माइलिनेशन. तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की भी माइलिनेशन ही होती है, ठीक है। इसलिए जो है आपका मेच्योर वो होता है वो माइलिनेशन ही होती है उसकी, लेकिन ये आपने शियोन और ओलिगोडेंड्रोसाइट की जगह कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ही चूज़ करना है। और तीसरे माइलिनेशन में मेच्योर होता है। अच्छा, तो आपका है अब बेबी हिट बाय समथिंग डेवलप हैंड स्वेलिंग एंड फीवर कॉज बाय फीवर इज, तो ये आपका IL-1 है। ये मैं आपको पिक्चर भेजूँ, इसमें जो फीवर है IL-1 तो वो फीवर है हॉट स्टेट वो वाला। What is mode of action of इप्राट्रोपियम, तो ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स एंड प्रिवेंट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये हम जो इसे नेबुलाइजेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। ये आपका रिसेप्टर जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स M1 M2 M3 के साथ बाइंड करता है और ये आपका जो ना ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन को इनहिबिट कर रहा होता है। ये आपका एंटागोनिस्ट है मस्कुलिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है इसका और ये M1 M2 M3 पे इनहिबिट कर मतलब उनका एंटागोनिस्ट है और ये प्रिवेंट करोगे आपकी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। मुझे द फॉलोइंग इज एन एंटागोनिस्ट फॉर मॉर्फिन, तो एंटीडोट आपका मॉर्फिन का जो है नैलेक्सोन है। यस, और IL-6 जो है कौन से फीवर के साथ क्वेश्चन आता है, मतलब कौन से इन्फेक्शन के साथ इसकी स्टेम आता है IL-6 की? यस, कोरियोनाइटिस पेशेंट विद नॉन फ्लुएंट एफेज या चेरेज नॉल, तो आपका इन्फीरियर गाइडस ऑफ फ्रंटल है, ठीक है। नॉन फ्लुएंट है मतलब उसका ब्रोकाज एरिया है, ब्रोकन माउथ है, तो वो फ्रंटल लोब है और उसका मोर स्पेसिफिक होता है आपका इन्फीरियर गाइडस ऑफ फ्रंटल लोब। इफ डॉक्टर फाइंड नो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ चेक्ड ई-टैंक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज, तो वेल्व इज नॉट प्रॉपर्ली अटैच टू सिलेंडर, ठीक है। उसका ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा तो वेल्व नहीं अटैच टू। एंड थाइज अ लिम्ब विच पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज टिपिकली टारगेटेड फॉर ड्रग इंजेक्शन, तो डोर्सल सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, ठीक है। लिम्ब को एनेस्थाइज करना है तो विच पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज टारगेटेड। तो कल जब हम लोग गेट थ्योरी पढ़ रहे थे ना तो उसमें मैंने आपको बताए थे ये डोर्सल कौन से थे, डोर्सल न्यूरोन्स थे। अच्छा मुझे खुद ही उनका भूल गया है, डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड था, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन, यस, पेन का जो होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन होता है आपके सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा में, ठीक है। वो तो आपका है। दूसरा आपका जो होता है ना डोर्सल सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा इज सिचुएटेड इन डोर्सल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसका एक तो ये आपके सर्वाइकल में होता है और दूसरा आपके लंबर रीजन्स में होता है, ठीक है, लिम्स का होता है ये। और थर्ड इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने आपका जो है ना पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस की मॉड्यूलेशन करानी होती है और इसने इंटीग्रेशन करानी होती है आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन की। एंड इनहिबिटिंग पेन ट्रांसमिशन हाईलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंट इन पेन मैनेजमेंट एंड अंडरलाइंग पेन डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये आपका वो पेन पाथवे ही है, थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट करके पूछा हुआ है, उसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पूछा हुआ है उन्होंने। और टू एनेस्थाइज अ लिम्ब विच पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज टिपिकली टारगेटेड, आपका डोर्सल सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा है या आपका जो डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसलिए आपका इन्वॉल्व होता है पेन एंड टेम्परेचर मॉड्यूलेशन में या ट्रांसमिशन में या इनहिबिटिंग पेन ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो ये आपका है और ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन वाला भी आता है हमेशा सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा वाला। एंडोस्ट्रोन एंटागोनिस्ट प्राइमरली एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपकी CD है थे CD DCT LCCT, तो वो कलेक्टिंग डक्ट्स है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद सिंकिंग ऑफ हार्ट एंड वीकनेस हिज ECG शोज प्रोमिनेंट यू वेव आपके हाइपोक्लेमिया में होती है, बल्बिनो सेल्युलराइजेशन में
Local lymphatic obstruction, infection and neoplasia. A patient experience muscle pain and stiffness 10 days after thyroidectomy. What could be the cause? तो आपका hypercalcemia हुआ है. Macrophages cell in animal है वो आपके 10 cells होते हैं. What is recommended percentage range of fat intake? 25 to 30% होती है. ठीक है. Which nerve carries the sensory innervation of dura mater? तो ये मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है. meninges की जो है sensation जो ट्राइजेमिनल लेके जाती है. एन ओबीज पेशेंट वेयर्स अ टाइट कॉलर शर्ट एंड फील्स टाइटनेस इन कॉलर एंड फेंट व्हेनेवर ही टर्न्स हिज हेड. तो आपका वेनस कंप्लायंस है. ठीक है. आपकी सिस्टम को लगता है इंक्रीज प्रेशर है तो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में ओवरलोड है. पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. आपका हाइपरटेंशन हो जाती है, वेजिटाइजेशन, इस वजह से आपका ब्रेन में ब्लड कम जाता है और सिंकोपी हो जाती है. Which of the following is possible reason for a false positive result in an anti-deagglutination test? Agglutination occurring rapidly. अगर उसकी एग्लूटिनेशन बहुत रैपिडली हो रही है तो आपको फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है. ठीक है. एग्लूटिनेशन में जो आप ब्लड चेक करते हैं ये वेगस स्टिमुलेशन है. ये पैरासिम्पैथेटिक इज वेगस स्टिमुलेशन. वेयर आर राइबोसोम्स प्राइमरली लोकेटेड इन द सेल्स? तो क्योंकि राइबोसोम्स दानेदार होते हैं. ठीक है. तो आपकी ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं. An increase in PCO2 partial pressure of carbon dioxide typically leads to which of the following? तो टैकीकार्डी होता है. ठीक है. जब भी आपका CO2 रेज्ड है, इसमें हाइपोक्सिया और आपका CO2 इंक्रीज है वो आपके ब्रेन में जाता है, वेज़ोडाइलेशन करवाता है. और जब वो आपके सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है वो सेंस करते हैं CO2 ज़्यादा है, आपका जो है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज आपका रेस्पिरेटरी रेट ये होता है. ठीक है. सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से जो आपका CO2 है ना वो कीमोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं आपकी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन को. तो उससे आपको फिर टैकीकार्डिया होगा. विच स्ट्रक्चर इज लोकेटेड बिलो टेम्पोरल फोसा? तो ऑफकोर्स टेम्पोरल फोसा के नीचे इंफ्रा टेम्पोरल होगा. इन अ पेशेंट विद एल्कोहोलिक विच सब्सटेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी एलिवेटेड? तो ये आपका होमोजेनिक एसिड है जो मैं पानी पी. आपको होमोजेनिक एसिड है. With the exception of sweat gland, the parasympathetic nervous system generally does what to other glands to promote secretion. Which enzyme is deficient in one kidney disease? का D6P होता है. A patient having temperature of 99. substance here. 781 है. Patient having temperature of 99, cold flame, skin sweating profusely. Working on a hot day, brought to the hospital in its heavy conscious state. ये आपकी ना डिहाइड्रेशन की वजह से होती है या हीट एग्जॉशन होती है. ठीक है. अगर हीट स्ट्रोक होता है ना तो उसमें स्वेटिंग नहीं होती और टेम्परेचर उसमें जो है ना 100 होता है. तो ये आपका ना डिहाइड्रेशन है. व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ PTU? तो आपके इनहिबिट कराता है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को. कैम्प XY विच ऑफ द फॉलोइंग के रिसेप्टर्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट इज फाउंड. अनकॉन्शियस में कुछ भी अनकॉन्शियस नहीं होता. इसका जो दो डिफरेंस है ना वो टेम्परेचर होता है और स्वेटिंग होती है. ठीक है. ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया होता है हमेशा कि स्वेटिंग ना होती है अगर वो हीट स्ट्रोक होता है और साथ जो है ना टेम्परेचर भी 100 अबव होता है, 100 या 100 से ज़्यादा. कैब में जो XY रिसेप्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट फिलामेंट इज फाउंड इन मसल्स. तो आपका डेस्मिन होता है. कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा होता है? ये मैंने इसको इस तरह याद किया होता है. डेस्मिन अहम होता है ना इसमें, तो ये मसल होता है. डेस्मिन मसल्स. मसल में आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट इज डेस्मिन. आपको कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा होता है? ये SY मेंटेन होता है.
विच स्ट्रक्चर हेल्प प्रिवेंट एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको गोल्जी टनल ऑर्गन होता है, ठीक है, ये आपकी सेंस कर रहा होता है टेंशन को, फिर मसल रिलैक्स करवा देते हैं, नो स्ट्रेस रिफ्लेक्स, इंक्रीज ICP एंड इंक्रीज BP इज पुशिंग ट्राइड। थर्ड कौन सा पॉइंट होता है ट्राइड का? इंक्रीज ICP और BP तो दिया हुआ है ब्रेडी। A patient who develop petechial hemorrhage after road traffic accident with multiple injuries is likely progression to which complication? तो आपके DIC है, yes, respiratory depression भी होती है। In homeostasis, the word gain is for exaggeration of negative feedback which is not oncogene but cause gene amplification। तो आपका APC है। Which fascia covers thyroid gland in itself? तो आपका pretracheal fascia, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। बॉक्सर हिट ऑन ये होता है एक साथ कंपाइल करने का ना, सारी सेम स्टेम्स होती हैं। अच्छा, बॉक्सर हिट ऑन माउथ ऑफ अ पर्सन विच हु इज़ अनेबल टू ओपन, ठीक है, वो ओपन नहीं कर पा रहा है, तो एंड अनेबल टू प्रोट्रूजन ऑफ जॉ विच मसल इज डैमेज, तो आपका लेटरल टेरिगोइड है, ठीक है। हिस्टो ब्लॉकर्स आर गिवन बिफोर सर्जरी प्राइमरली टू डिक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वॉल्यूम इन द स्टमक, ठीक है, अल्फा भी ठीक है पर बीटा ओवर अल्फा इधर। ये एसिड भी चूज़ करना होता है आपने, ये उन्होंने एक ही में दिए होते हैं वॉल्यूम एंड एसिड, एक ही उसमें भी दिए होते हैं लाइन में, पर अगर दोनों अलग दिए हो तो आप वॉल्यूम चूज़ करें। पेशेंट आफ्टर CVA हैज़ लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फूड एंड ड्रिंक एट टेंडेंसी थ्रू कॉज ऑफ दिस डिक्रीज थर्स्ट का पूछा हुआ, तो वो आपका जो है ADH करवा रहा होता है, ठीक है, ADH आपका जो है वाटर रिटेंशन करवा देता है, तो फिर आपको थर्स्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इसलिए उसकी डिक्रीज थर्स्ट है। और CV के बाद उसका जो ADH ज़्यादा रिलीज हो रहा है। फीमेल विद मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम न्यूक्लियर CT स्कैन, अ वेरी स्मॉल माइक्रोप्रोलैक्टिन was found. She developed amenorrhea and infertility causes the decreased GnRH release hormone। जो आपका डोपामिन है ना वो आपका GnRH का इनहिबिटर है, और सॉरी जो आपका डोपामिन है वो प्रोलैक्टिन का इनहिबिटर है, जो प्रोलैक्टिन है वो आपका GnRH का इनहिबिटर है। प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो उसका GnRH डिक्रीज़ होगा, तो जो और जो मेलाटोनिन है वो भी GnRH को डिक्रीज़ कर रहा होता है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स विच इज़ फाउंड ओनली इन फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में भी जो है ना, ये आपको जो आपका है ना प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स वो फ्रंटल लोब में होता है, लेकिन वो प्री सेंट्रल होता है कि पोस्ट सेंट्रल होता है मोटर कॉर्टेक्स? प्री होता है, इसका निमोनिक लिखो प्रेम पोस्ट, मैं आपको बताती हूँ, प्री लिख के M लिखो, प्रेम POS पोस्ट, ठीक है। अब जो प्री M है इसका मतलब है प्री मोटर आपका होता है, और सॉरी प्री सेंट्रल होता है आपका मोटर, प्री सेंट्रल इज मोटर, और पोस्ट में जो PO है वो आपका पोस्ट सेंट्रल है, और जो S है वो आपका है सेंसरी, पोस्ट सेंट्रल में S सेंसरी, और मेरी बच्चों टाइपिंग ऐसी। तो खैर, तो ये आपका MCQ है, ये दोनों आपके MCQ। जो आपका मोटर होता है ना वो प्री सेंट्रल होता है, और जो सेंसरी होता है वो पोस्ट सेंट्रल का इसमें होता है, ठीक है। तो इधर उन्होंने पूछा हुआ है, सिर्फ उन्होंने वैसे प्राइमरी मोटर पूछा तो फ्रंटल लोब में चूज़ करें। व्हेन स्केलेटल मसल मूवमेंट स्टॉप्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर दिस सीजेशन, तो आपकी रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ट्रोपोनिन C है, ठीक है। कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन से C से डिटैच होता है, वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है, और जो ट्रोपोमायोसिन है वो फिर से कवर कर लेती है एक्टिव साइट को। तो ये आपका होता है इस तरह से आपकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो मसल जो रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड T lymphocyte आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम फॉरेन बॉडीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्लड थाइमस बैरियर है कि हमने पहले भी किया था। अगर आप जो आपके हैं ना इमेच्योर या डेवलपिंग T lymphocytes उनको फॉरेन बॉडीज से ना कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता आपका ब्लड थाइमस बैरियर, ठीक है। अगर वो कॉन्टैक्ट में आ जाए तो आपकी ऑटोम्यून डिजीज ट्रिगर हो जाती है, ठीक है, ऑटोम्यूनिसिटी ट्रिगर हो जाती है। A 30-year-old man sustained a left femoral fracture in a skiing accident and his leg is placed in a plaster cast. After the leg was being immobilized for several weeks, the diameter of the leg calf has decreased. And this change is most likely result from which of the following alteration in calf muscles, आपका decreased contractile protein synthesis है। और इसका पूरा कभी कभी लिखा होता है कि डिक्रीज उसकी सिंथेसिस और इंक्रीज डिग्रेडेशन है। What does a breathing monitor typically monitor breathing by detecting mechanical movement and converting it to electrical signals, ठीक है।
ये आपका जो है ब्रीदिंग मॉनिटर का काम होता है। मैकेनिकल जो ब्रीथ करा उसको उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना होता है। दैट्स इट बच्चों, वी आर डन विद SK19 फाइनली। ये ठीक है, वैसे ये मुश्किल है बट यही लॉज हैं, यही कुछ चीज़ें जो काट रहे हैं। SK19 में भी हम पढ़ेंगे, शुक्र है सही बात है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने SK19 के मेडिसिन के पेपर मिस हुए, जिनके SK19 के मेडिसिन के पेपर्स स्किप हुए, जो फर्स्ट 6 पेपर्स थे? ठीक है, मिस हो गए इन द सेंस कि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जिन्होंने क्लासेस नहीं ली वो नहीं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनका पूछ लिया। आप लोग तो रिकॉर्डिंग से ही सुनो, आप लोगों ने क्लासेस मिस की। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, डॉक्टर अब्दुल्ला आपने लेट ज्वाइन किया?